हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेगेसी लर्नर्स में। यहाँ हम आपकी पढ़ाई को बनाते हैं इंटरेक्टिव और एंटरटेनिंग एनिमेशन और विजुअलाइजेशन के माध्यम से। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां हम कवर करेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12वीं के रेनबो बुक के सारे फ्रोज चैप्टर्स एक ही शॉट में, बिना किसी बोरिंग लेक्चर के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, Bharat Is My Home, A Pinch of Snuff, I Have a Dream, Ideas That Have Helped Mankind, The Artist, A Child Is Born, How Free Is the Press, India Through Traveler's Eye, A Marriage Proposal। हर चैप्टर को हम विजुअलाइज करेंगे और एनिमेट करेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्लियर और यादगार हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना तो ये वीडियो आपके लिए है। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं और हर चैप्टर को एक नए तरीके से समझते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो महात्मा गांधी के थॉट्स और आइडियाज पर बेस्ड है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे इंडियन सिविलाइजेशन दुनिया के सबसे यूनिक और स्पेशल सिविलाइजेशंस में से एक है। हम समझेंगे इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के डिफरेंसेस, क्यों इंडिया की स्ट्रेंथ स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी है, और कैसे हमारी हिस्ट्री हमें सेल्फ कंट्रोल और हैप्पीनेस का लेसन देती है। हर हार्ड टर्म को आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको सब कुछ इजीली समझ आए। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, जिन्हें हम बापू या फादर ऑफ द नेशन कहते हैं, एक स्पिरिचुअल लीडर, मतलब जो ज्यादा फोकस करता है मॉरल्स और गॉड पर, पॉलिटिक्स से ज्यादा थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ट्रूथ, सच्चाई और नॉन वायलेंस, अहिंसा मतलब बिना लड़ाई के, को अपने वेपन्स बनाकर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई। 1915 से 1948 तक उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया, मतलब सबसे पावरफुल लीडर बन गए। उनकी मौत एक फैनेटिक, मतलब ऐसे इंसान जो एक्सट्रीम आइडियाज को ब्लाइंडली फॉलो करता है, उसके हाथों हुई 30 जनवरी 1948 को। उनकी ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब उनकी अपनी जिंदगी की कहानी जो सच्चाई के ऊपर है, और उनके आर्टिकल्स और स्पीचेस ये दिखाते हैं कि वह एक ओरिजिनल थिंकर, मतलब नए तरीके से सोचने वाले इंसान थे। इस चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन का फाउंडेशन, मतलब बेस या जमीन, बहुत स्ट्रांग है और अब तक टाइम के साथ खड़ा है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो ज्यादा मटीरियलिस्टिक, मतलब चीजें और पैसा इंपॉर्टेंट है, कभी इंडियन सिविलाइजेशन के मॉरल वैल्यूज, मतलब अच्छाई और इंसानियत के लेवल पर नहीं आ सकती। मैं मानता हूं कि जो सिविलाइजेशन इंडिया ने डेवलप की है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। हमारे एंसेस्टर्स, मतलब पूर्वज ने जो फाउंडेशन बनाया है उसका कोई कंपैरिजन नहीं। रोम और ग्रीस जैसे बड़े सिविलाइजेशंस गिर गए, मतलब अब खत्म हो गए। फेरोज की पावर, मतलब इजिप्ट के एंशिएंट किंग्स की स्ट्रेंथ, खत्म हो गई। जापान वेस्टर्नाइज्ड, मतलब वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना, हो गया, और चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर इंडिया का फाउंडेशन अभी भी स्ट्रांग है। यूरोपियंस ग्रीस और रोम के रिकॉर्ड से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही गलतियां अवॉइड करते करते खुद गलती कर देते हैं। यही उनकी पिटिएबल, मतलब बेचारी और सैड कंडीशन है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका इमूवेबल, मतलब अपनी जगह पर फिक्स्ड रहना, और यही उसकी ग्लोरी, मतलब ग्रेटनेस है। लोग कहते हैं कि इंडियंस अनसिविलाइज्ड, मतलब वाइल्ड और अनएजुकेटेड, और स्टॉलिड, मतलब इंडिफरेंट या कुछ नहीं सोचने वाले हैं। पर सच ये है कि जो चीजें हमने एक्सपीरियंस के एनविल, मतलब एक हार्ड सरफेस जो टेस्ट करने के लिए यूज होती है, पर टेस्ट की हैं, उन्हें चेंज करने की जरूरत नहीं। इंडिया अपने पाथ पर स्टेडी, मतलब स्टेबल है, और यही हमारी होप का शीट एंकर, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सिविलाइजेशन का मतलब है वो मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वे ऑफ बिहेविंग, जो इंसान को अपनी ड्यूटी के पाथ पर ले जाए। ड्यूटी और मोरालिटी, मतलब सही और गलत का सेंस फॉलो करना एक ही बात है। मोरालिटी का मतलब है अपने माइंड और डिजायर्स, मतलब जो चीजें हम चाहते हैं, को कंट्रोल करना। जब हम ये करते हैं तो हम अपने आप को समझते हैं। गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कॉन्डक्ट, मतलब अच्छा बिहेवियर। अगर ये डेफिनेशन सही है तो इंडिया को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं। इंडिया की सिविलाइजेशन अपने आप में कंप्लीट है। माइंड एक रेस्टलेस बर्ड, मतलब एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी शांत नहीं होता की तरह है। जितना मिलेगा उतना और चाहेगा, पर फिर भी अनसैटिस्फाइड, मतलब खुश नहीं रहेगा। हमारे एंसेस्टर्स ने इसलिए एक लिमिट रखी थी क्योंकि उन्होंने समझा कि हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन, मतलब दिमाग की स्टेट है, चीजें नहीं। इंसान रिच होने की वजह से हैप्पी नहीं होता और पूर होने की वजह से सैड भी नहीं।
कई बार रिच लोग अनहैप्पी होते हैं और पुअर लोग हैप्पी। हमारे एंसेस्टर्स ने हमें लग्जरीज और प्लेजर्स मतलब कंफर्ट और फन से दूर रहने की एडवाइस दी। मशीनरी इन्वेंट करना मतलब नए टूल्स बनाने का काम हमारे लिए मुश्किल नहीं था, पर फोरफादर्स ने समझा कि अगर हम मटीरियलिस्टिक चीजें बनाते रहे तो स्लेव्स गुलाम बन जाएंगे और अपने मॉरल्स खो देंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी खुशी और हेल्थ का सीक्रेट है अपने हैंड्स और फीट का यूज। बड़े शहर हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक स्नेर मतलब ट्रैप थे। उनका मानना था कि शहर रॉबरी, क्राइम और वाइस मतलब बैड बिहेवियर का सेंटर बनेंगे, इसलिए वो स्मॉल विलेजेस में सेटल्ड और हैप्पी थे। किंग्स और सोर्ड्स मतलब तलवारें को एथिक्स मतलब सही गलत के रूल्स के सामने इंफीरियर कमजोर माना गया। हमारे एंसेस्टर्स ऋषिज और फाकर्स मतलब रिलीजियस सेंट्स को सुपीरियर बेटर मानते थे। कोर्ट्स और लॉयर्स लिमिटेड थे और कॉमन लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते थे। जस्टिस फेयर मतलब इक्वल थी और कॉमन लोग अपने काम में इंडिपेंडेंट स्वतंत्र थे। इंडियन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा गोल है मॉरल बीइंग को एलिवेट करना मतलब बेहतर बनाना, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन इमोरलिटी मतलब गलत चीजें को प्रमोट करती है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस मतलब भगवान में बिलीफ नहीं करते है, जबकि इंडियन सिविलाइजेशन एक डिवाइन पावर गॉड पर बेस्ड है। हर इंडियन को अपनी सिविलाइजेशन को प्रोटेक्ट करना चाहिए जैसे एक बच्चा माँ से चिपकता है। मैं वेस्ट का हेटर मतलब नफरत करने वाला नहीं हूं। मैंने वेस्टर्न लिटरेचर मतलब उनके बुक्स और नॉलेज से बहुत कुछ सीखा है, पर मुझे मॉडर्न सिविलाइजेशन ने एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है। अगर इंडिया को अपने बेस्ट लेवल तक पहुंचना है तो हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को शन मतलब अवॉइड करना होगा। मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है? ये मटेरियल मतलब फिजिकल चीजें जैसे पैसा और वेल्थ की वर्शिप है। ये इंसान के ब्रूट मतलब वाइल्ड और वायलेंट नेचर को प्रमोट करती है। ये अनअडल्टरेटेड मतलब प्योर फॉर्म में मटेरियलिज्म है। और अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन सिर्फ मटेरियल चीजें ही सोचती है तो उसका कोई फायदा नहीं। ये जरूरी नहीं कि हम दोनों सिविलाइजेशंस मतलब इंडियन और वेस्टर्न के मेरिट्स को वे मतलब कंपेयर करें। वेस्ट ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी सिविलाइजेशन बनाई है और इंडिया ने अपने कंडीशंस के हिसाब से। दोनों अपने अपने जगह अच्छी हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन का मेन फीचर है वांट्स मतलब जरूरत और चाहत का अनलिमिटेड मल्टीप्लिकेशन मतलब उनका बढ़ना। लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन में एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल था जहां वांट्स को रेगुलेट मतलब मैनेज किया जाता था। मॉडर्न इंसेशिएबलनेस मतलब कभी न खत्म होने वाली चाहत का रीजन है फ्यूचर लाइफ और गॉड में फेथ का लैक। पर एंशिएंट या ईस्टर्न सिविलाइजेशन का रिस्ट्रेंट मतलब कंट्रोल एक बिलीफ की वजह से होता था, फ्यूचर स्टेट और एक डिवाइन पावर में ट्रस्ट। मॉडर्न इन्वेंशंस के कुछ रिजल्ट्स बहुत एक्साइटिंग लगते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि इंसान की रियल जीत रेजिस्टेंस मतलब उन्हें अवॉइड करने में है। अगर हम मोमेंटरी प्लेजर मतलब थोड़ी देर की खुशी के लिए अपने परमानेंट गुड को ट्रेड करते हैं तो हम गलती करते हैं। वेस्ट ने मटेरियल चीजें जैसे मशीन्स और टूल्स में बहुत अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं, लेकिन हिंदुइज्म ने रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और सोल के मैटर्स में उससे भी ज्यादा मार्वलस मतलब अमेजिंग डिस्कवरीज की हैं। लेकिन हम अपनी डिस्कवरीज को अप्रिशिएट करने के बजाय वेस्टर्न मटेरियल प्रोग्रेस से डैजल्ड मतलब इम्प्रेस्ड और शॉक्ड हैं। मैं इस प्रोग्रेस का एडमायरर मतलब फैन नहीं हूं। ऐसा लगता है जैसे गॉड ने इंडिया को इस मटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस के पाथ पर जाने से रोका हो ताकि हम अपना स्पिरिचुअल मिशन पूरा कर सकें। हिंदुइज्म में कुछ ऐसा है जो उसे आज तक जिंदा रखा है। देखो, बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन सब खत्म हो चुकी हैं। रोम और ग्रीस अब कहां हैं? उनका पुराना ग्रेटनेस अब दिखाई नहीं देता। ग्रीस की वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन अब एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप इंडिया के एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़ो और अपने आसपास देखो तो आप कहोगे हाँ, एंशिएंट इंडिया अभी भी जिंदा है। सच है कि कहीं कहीं प्रॉब्लम्स जैसे डंग हीप्स मतलब गंदगी भी थीं, लेकिन उनके नीचे प्रेशियस ट्रेजर्स मतलब वैल्यूएबल चीजें छुपी हुई थीं। हिंदुइज्म का मेन फोकस मटेरियल ग्रोथ नहीं बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ था। हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर का बेस सेल्फ इंडल्जेंस मतलब अपनी हर चाहत पूरी करना नहीं, सेल्फ डिनायल मतलब अपनी नीड्स को कंट्रोल करना है। हमारा स्वराज भी इसी पर डिपेंड करता है। कम वांट्स रखो और उन्हें मैनेज करो। यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपियंस के लिए परफेक्ट है, लेकिन अगर इंडिया उसे कॉपी करेगी तो वो रूइन मतलब खत्म होने के रास्ते पर चली जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका अच्छा पार्ट अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बुरी चीजें हमें रिजेक्ट करनी होंगी। मटेरियल कंफर्ट्स के लिए कांस्टेंट चेज एक गलत अप्रोच है। अगर हम इन चीजों के स्लेव गुलाम बन जाएंगे तो खुद को लूज कर देंगे।
एक वेस्टर्न फिलोसोफर का मोटो याद रखो, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सिंपल लाइफ जीकर अच्छा सोचना। आज के समय में हाई लिविंग सिर्फ कुछ लोग एंजॉय करते हैं और बाकी लोग हाई थिंकिंग भी खत्म कर देते हैं। सिविलाइजेशन का रियल मीनिंग है वांट्स को मल्टीप्लाई, बढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें रिड्यूस, कम करना। यही कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और ह्यूमैनिटी की सर्विस को प्रमोट करता है। थोड़ा फिजिकल कंफर्ट जरूरी है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वो हिंड्रेंस, रुकावट बन जाता है। अनलिमिटेड वांट्स और उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश एक डिल्यूजन मतलब झूठी सोच और स्नेयर, ट्रैप है। इंसान को अपनी लाइफ को इस तरह मैनेज करना चाहिए कि वो ह्यूमैनिटी की सर्विस में मदद करे और न कि हिंड्रेंस बने। भारत इज माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह चैप्टर एक स्पीच का पार्ट है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 में दिया था, जब उन्होंने इंडिया के प्रेसिडेंट का ओथ लिया था। इस चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपनी देश के प्रति लॉयल्टी, कल्चर के रिस्पेक्ट और एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है। हर लाइन में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज छुपा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और हर एक पॉइंट को इजी और समझने लायक बनाते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। भारत इज माई होम बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के जन्म हुआ 1897 में और उनका देहांत 1969 में हुआ। वो एक हैदराबादी थे। वह एक फ्रीडम फाइटर थे जो इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए लड़े और एक एजुकेशनिस्ट भी थे जो देश के एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने में लगे रहे। 1967 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। इससे पहले वह बिहार के गवर्नर थे। यह स्पीच भारत इज माई होम उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद दी थी। इस स्पीच में उन्होंने प्रॉमिस किया कि वह इंडिया की कल्चर, सभ्यता के हर एस्पेक्ट को प्रिजर्व, बचाने और सर्व करने के लिए काम करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी स्पीच ये बोलकर शुरू करते हैं कि वह लोगों के भरोसे, ट्रस्ट के लिए थैंकफुल हैं। लोगों ने उनको इंडिया के सबसे बड़ी पोस्ट प्रेसिडेंट बनने के लिए चूज किया और यह उनके लिए एक बड़ा ऑनर है। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यह एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वह इस भरोसे को निभाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी स्पीच में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात करते हैं जो उनसे पहले प्रेसिडेंट थे। वह एक ब्रिलियंट इंसान थे जिनके पास बहुत नॉलेज और विजडम थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि राधाकृष्णन ने इंडियन फिलॉसफी, सोच और जीवन का तरीका को समझने और एक्सप्लेन करने में अपनी लाइफ लगा दी। डॉक्टर जाकिर हुसैन उनको प्रेज करते हैं कि राधाकृष्णन ने कभी ह्यूमैनिटी में फेथ नहीं खोया। उन्होंने हमेशा डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट और जस्टिस, इंसाफ के लिए काम किया और सभी के राइट्स के लिए स्टैंड लिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि वह प्रेसिडेंट की सीट पर एक हम्बल और डेडिकेटेड स्पिरिट के साथ आए हैं। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है अपने आप को सबसे बड़ा न समझना। वह याद दिलाते हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान के प्रति लॉयल्टी, विश्वास का ओथ लिया है जो देश के रूल्स और वैल्यूज को डिसाइड करता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि इंडिया एक एंशिएंट, बहुत पुरानी कंट्री है जिसमें अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस हैं। पहली बार इंडिया के लोगों ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसमें वह अपने वैल्यूज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि इंडिया के डाइवर्स, अलग अलग कल्चर्स के लोग हमेशा पीस और रिस्पेक्ट जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं। ये वैल्यूज कभी पुरानी नहीं होती। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रॉमिस करते हैं कि वह इन वैल्यूज को अलाइव रखने के लिए काम करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि एजुकेशन एक स्ट्रांग नेशन बनाने का सबसे बड़ा टूल है। वह मानते हैं कि उनका एजुकेशन के साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन है, इस वजह से लोगों ने उन्हें प्रेसिडेंट बनाया। एजुकेशन एक नेशन की स्ट्रेंथ, ताकत को डिफाइन करता है और इससे ही हम यूनिटी और प्रोग्रेस ला सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि भारत उनका घर है और यहाँ के लोग उनके फैमिली की तरह हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वह हर सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, चाहे उनका रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट या कलर कुछ भी हो। उनका एम है कि भारत एक ब्यूटीफुल और पीसफुल घर बने जहां सभी खुशी और सम्मान के साथ जी सके। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि इंडिया बहुत बड़ा देश है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उन्होंने सभी सिटीजन को एनकरेज किया कि वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें और हार्ड वर्क करें। इंडिया के प्रोग्रेस के लिए सभी को अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा, बिना कंप्लेन किए। डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि काम के दो मेन टाइप्स होते हैं। खुद पर काम करना, अपने आप को मॉरली अच्छा इंसान बनने के लिए इम्प्रूव करना और डिसिप्लिन्ड रहना। सोसाइटी के लिए काम करना, अपने कम्युनिटी और कंट्री के बेटरमेंट के लिए काम करना। वह बोलते हैं कि जब हम खुद को बेटर बनाते हैं तो हम सोसाइटी को भी बेटर बनाने में हेल्प करते हैं।
डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं कि एक इंडिविजुअल तभी ग्रो कर सकता है जब पूरा सोसाइटी प्रोग्रेस करे। वह उर्ज करते हैं कि सब मिलकर एक फेयर और ग्रेसफुल सोसाइटी बनाएं, जहां सभी का रिस्पेक्ट हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन गांधी जी के टीचिंग्स को याद करते हैं और कहते हैं कि पावर को हमेशा मॉरल पर्पस के लिए यूज करना चाहिए। वह पीस और जस्टिस के लिए डेडिकेट करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने लोगों पर पूरा फेथ दिखाते हैं। उन्हें लगता है कि इंडियंस के पास वह एनर्जी और कैपेबिलिटी है जो देश को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकती है। वह इस मिशन को एक प्रिविलेज मानते हैं, मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो उनके लिए बहुत स्पेशल है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके लेगेसी लर्नर्स का पार्ट बन जाएं। अ पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मलगांवकर। यह कहानी एक ऐसे किरदार के ऊपर है जो अपनी स्मार्टनेस और क्लेवरनेस से इम्पॉसिबल सिचुएशंस को हैंडल करता है। कहानी की शुरुआत दिल्ली में होती है, जहां एक ओल्ड फैशन्ड और विटी इंसान नानू काका अपने नेफ्यू के घर आता है एक मिशन पर, एक पावरफुल मिनिस्टर से मिलना। लेकिन यह काम इतना सिंपल नहीं होता। मिनिस्टर से मिलना एक अंडर सेक्रेटरी नैरेटर के लिए इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन नानू काका के क्रिएटिव आइडियाज और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी सब इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना देती है। यह कहानी न सिर्फ हंसी लाती है बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस से जिंदगी के बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए नानू काका की एडवेंचर्स और उनकी क्लेवर ट्रिक्स के बारे में शुरुआत से अंत तक बात करते हैं। यह कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ फेमस राइटर मनोहर मलगांवकर ने लिखी है। कहानी एक बहुत क्लेवर और फनी कैरेक्टर नानू काका के अराउंड है, जो अपने नेफ्यू भांजे के घर दिल्ली आता है। उसका गोल है एक मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना। नानू काका अपनी ट्रिक्स, कॉन्फिडेंस और ओल्ड फैशन स्टाइल से लोगों को इम्प्रेस करता है और अपना काम निकलवाता है। कहानी ह्यूमरस है, मतलब हमें बहुत हंसी आती है। साथ ही यह दिखाती है कि कैसे क्विक थिंकिंग और क्लेवरनेस से इम्पॉसिबल सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। एक दिन नरेटर की मम्मी उससे कहती हैं, नानू काका आ रहे हैं। नरेटर, जो नानू काका का भांजा है, सुनते ही टेंशन में आ जाता है। वह कहता है, ओ माय गॉड, हम नानू काका को मैसेज भेज देते हैं कि हम यहां से जा रहे हैं या मुझे ट्रांसफर हो गया है। मम्मी कहती हैं, नहीं बेटा, वो ऑलरेडी ट्रेन में होंगे, वैसे भी वह सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं। नरेटर फिर भी परेशान है। वह पूछता है, ये गर्मी में वह दिल्ली क्यों आ रहे हैं? मम्मी रिप्लाई करती हैं, वह किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। नरेटर के टेंशन और बढ़ जाती है। वह बोलता है, व्हाट? इसका मतलब वह यहां वीक्स तक रहेंगे? मिनिस्टर्स तो इतनी जल्दी किसी से मिलते ही नहीं, कभी कभी तो मंथ्स लग जाते हैं। मम्मी अपने भाई नानू काका पे फुल कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। वह बोलती हैं, अगर नानू काका को किसी मिनिस्टर से मिलना है तो वह किसी भी तरह मिल लेंगे, चाहे दिन हो या रात। मम्मी अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं और उनको रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन नरेटर नानू काका के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। नरेटर एक अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है, मतलब वह गवर्नमेंट जॉब में नया है और ट्रेनिंग चल रही है। उसके लिए मिनिस्टर्स एकदम गॉड जैसे हैं और वह उनसे मिलने में हमेशा नर्वस हो जाता है। नरेटर नानू काका को रिसीव करने रेलवे स्टेशन जाता है। जब ट्रेन आती है तो नानू काका एक सेकंड क्लास कंपार्टमेंट के डोर पर खड़े दिखते हैं। नानू काका की अपीयरेंस एकदम रॉयल लगती है। उनका व्हाइट हेयर और इम्प्रेसिव मुस्टाश है। वह एक ट्रेडिशनल नी लेंथ ब्लैक कोट और रेड सिल्क पगड़ी टर्बन पहनते हैं। उनके कंधों पर एक अंगोचा टावल लाइक क्लॉथ भी ड्रेप्ड होता है। नानू काका जैसे ही नरेटर को देखते हैं, उन्हें एक बास्केट देते हैं और विस्पर करते हैं, इसे तुरंत स्टेशन के बाहर ले जाओ, मैं तुम्हें गेट के बाहर मिलता हूं। नरेटर बिना कुछ पूछे बास्केट लेकर स्टेशन के बाहर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर एक मरवारी आंटी से हो जाती है जो बुर्का पहने होती हैं। उससे पहले कि नरेटर माफी मांगे, बास्केट से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। स्पिट्स, स्ट्रूप्स, म्याओ म्याओ। बास्केट में एक गुस्से वाला किटन होता है जो लगातार चिल्ला रहा होता है। नरेटर एम्बैरेस्ड फील करता है और जल्दी से भीड़ में घुसकर सिख मैरिज पार्टी के पीछे पीछे गेट से बाहर निकल जाता है। नानू काका बहुत लेट स्टेशन के बाहर आते हैं। जब तक वह आते हैं स्टेशन ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है। एक टिकट इंस्पेक्टर उन्हें एस्कॉर्ट करता हुआ दिखाई देता है। नानू काका एक्सप्लेन करते हैं, 3rd क्लास में जगह नहीं थी और 2nd क्लास टिकट बिना रिजर्वेशन के नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं 3rd क्लास टिकट लेकर 2nd क्लास में ट्रैवल कर लिया। वह खुद से बहुत इम्प्रेस्ड लगते हैं और बोलते हैं, कितना अच्छा लड़का था टीसी, तुमने देखा वह मुझे गेट तक छोड़ने आया। नरेटर सार्कास्टिकली बोलता है, वेरी क्वाइट, दिल में सोचते हुए कि शायद किटन अब तक मर गया होगा। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं,
नानू काका तुरंत पूछते हैं, मिनिस्टर से मिलने का कब अरेंज किया है? मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए यहां हूं। नरेटर सच्चाई बोलता है, देखिए अंकल, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूं और अभी प्रोबेशन पर हूं। मेरा मिनिस्टर से मिलने का कोई कनेक्शन नहीं है। नानू काका आराम से एक पिंच स्नफ, पाउडर्ड टोबैको जो स्निफ किया जाता है, लेते हैं और अपने अंगोचा पर फिंगर्स ब्रश करके पीछे की सीट पर लीन करके सोचने लगते हैं। वह बिल्कुल स्ट्रेस्ड नहीं लगते। जब नानू काका और नरेटर घर पहुंचते हैं तो मम्मी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही होती हैं। वह नानू काका को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और बास्केट में मौजूद किटन को देखकर और भी खुश हो जाती हैं। नरेटर तब रियलाइज करता है कि नानू काका उसका बेडरूम ले चुके हैं। उसके लिए एक चारपाई वेरांडा में लगा दी गई है। नरेटर अंदर से और ज्यादा अनॉयड फील करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। नानू काका के अगले एडवेंचर्स और उनकी क्लेवर प्लानिंग के लिए आप तैयार रहें। नानू काका के घर आने के अगले दिन मम्मी की रिक्वेस्ट पर नरेटर ने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि वह नानू काका की हेल्प कर सके। दोनों मिनिस्टर से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक गए, जो दिल्ली के बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेज का केंद्र है। नानू काका मिनिस्टर से मिलने अंदर चले गए और नरेटर कार पार्क में इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद नानू काका बाहर आए। वह विजिबली इरिटेटेड लग रहे थे और मराठी में गालियां बड़बड़ा रहे थे। नरेटर नानू काका से सीधे पूछने की हिम्मत नहीं करता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन कुछ देर बाद नानू काका खुद ही बताने लगे। 2 घंटे तक मुझे एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास भेजा गया। पूरे कॉरिडोर्स में बस घूमता रहा। एंड में एक डेप्यूटी सेक्रेटरी मिला जिसने मुझे 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया। शेमफुल, शेमफुल। नानू काका का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। वह फिर से मराठी में गालियां देने लगे। नरेटर सोचता है कि जब भी नानू काका बहुत गुस्से में होते हैं तो वह अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। वापस घर आते समय एक ब्राइट येलो स्पोर्ट्स कार फुल स्पीड में उनकी कार के पास से गुजरी। उसका हॉर्न लगातार बज रहा था और कार का ड्राइवर, जो एक यंग लड़का था, नरेटर की तरफ हाथ हिलाकर वेव कर रहा था। नानू काका ने पूछा, यह रूड आदमी कौन था? नरेटर ने जवाब दिया, यह रटीराम है, वह मेरे मिनिस्ट्री में काम करता है। नरेटर कैजुअली बात को बढ़ाते हुए कहता है, वैसे सुना था कि राटीराम को ट्रेड कमिश्नर बनाकर एम्बेसडर हजरत बरकत अली के पास भेजने की बात हो रही थी, लेकिन अब वह कैंसिल हो गया। ट्रेड कमिश्नर एक ऐसी पोजीशन होती है जो 2 देशों के बीच ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट करने का काम करती है। एम्बेसडर वह होता है जो अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है। नानू काका सडनली इंटरेस्टेड हो गए और बोले, तुम क्यों नहीं किसी फॉरेन असाइनमेंट के लिए ट्राई करते? नरेटर हंसते हुए बोला, अंकल, ऐसे काम के लिए पुल, कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। रैटिरम के पास यह चांस इसलिए था क्योंकि उसके फादर सोहनलाल रतिरम एक पावरफुल पार्टी बॉस हैं। सोहनलाल का नाम सुनते ही नानू काका उत्साहित हो गए। वह तुरंत बोले, सोहनलाल रतिरम का बेटा, क्या बात है? नानू काका ने अपनी अगली प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने नरेटर से पूछा, तुम्हारे पास जॉर्डपर कोट है ना, और टर्बन बांधनी आती है? नरेटर ने जवाब दिया, मुझे टर्बन बांधनी नहीं आती। नानू काका ने कॉन्फिडेंटली कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए टर्बन बांध दूंगा, बस तैयार हो जाओ, हम सोहनलाल से मिलने चलेंगे। नरेटर ने शॉक होकर पूछा, आप उन्हें जानते भी हैं? नानू काका ने बड़ी शांति से कहा, बिल्कुल नहीं। घर लौटकर नरेटर ने अपना जॉर्डपर कोट पहना और नानू काका ने उसके सिर पर ब्राइट ऑरेंज टर्बन बांध दी। नानू काका ने उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए, तुम ऐसे एक्ट करना जैसे तुम मेरे एडीसी हो। दोनों सोहनलाल रतिरम के घर पहुंचे। वहां एक वेल ड्रेस्ड सेक्रेटरी ने उन्हें रिसीव किया। वह पोलाइट था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं था। सेक्रेटरी ने पोलाइटली कहा, सर, लालाजी आमतौर पर बिना अपॉइंटमेंट के विजिटर्स से नहीं मिलते, मैं उनसे परमिशन ले लेता हूं। नानू काका ने कैजुअली कहा, मैं दिल्ली जामिनदार्स कन्वेंशन के लिए आया था। यह एक अनऑफिशियल मीटिंग थी क्योंकि आजकल जामिनदार्स को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। मैंने सोचा लालाजी को बता दूं कि हम जामिनदार्स एग्रीकल्चरल वोट्स के लिए क्या कर रहे हैं। सेक्रेटरी अंदर परमिशन लेने चला गया। नानू काका रिलैक्स्ड दिख रहे थे और अपनी क्लेवर प्लानिंग के लिए कॉन्फिडेंट लग रहे थे। कुछ देर बाद सोहनलाल रतिराम नानू काका से मिलने आए। उन्होंने नानू काका को वार्मली वेलकम किया और कॉफी और स्वीट्स ऑफर की। नानू काका ने बातचीत शुरू की और कैजुअली अपनी पावरफुल कनेक्शंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हजरत बरकत अली, एम्बेसडर, उनके हर बड़े डिसीजन से पहले कंसल्ट करते हैं। नानू काका का कॉन्फिडेंट टोन और रॉयल एटीट्यूड सोहनलाल को पूरी तरह कन्विंस कर गया कि वह एक बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। नानू काका ने क्लेवरली वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया। मिनिस्टर का नाम सुनते ही सोहनलाल का मूड बदल गया।
सोहनलाल ने गुस्से में शिकायत करना शुरू किया। उन्होंने कहा, वेलफेयर मिनिस्टर और मैं कभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम दुश्मन हैं। सोहनलाल ने एक्सप्लेन किया कि मिनिस्टर ने उनके बेटे के लिए एक प्रिंस की शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सोहनलाल ने इरिटेटेड होकर कहा, यह मिनिस्टर तो सिर्फ प्रिंसेस के पीछे पड़ा है, आजकल के प्रिंसेस कुछ भी नहीं है। नानू काका ने सोहनलाल को प्रॉमिस किया कि वह हजरत बरकत आली को एक लेटर लिखेंगे और उनका काम जरूर बनवाएंगे। सोहनलाल ने रिस्पेक्टफुली नानू काका को गुड बाय कहा और उनका सेक्रेटरी उन्हें गेट तक छोड़ने आया। नानू काका रिलैक्स दिख रहे थे, लेकिन उनकी प्लानिंग अभी पूरी नहीं हुई थी। नानू काका और नरेटर सोहनलाल के घर से लौटने के बाद अगली सुबह नानू काका ने अपनी अगली योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, आज हम मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। नरेटर, जो पहले से ही परेशान था, तुरंत बोला, मैं नहीं जा रहा अंकल, प्लीज मुझे इसमें मत इन्वॉल्व करो। नानू काका ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी कार छोटी और पुरानी है। मिनिस्टर के घर जाने के लिए हमें एक इंप्रेसिव कार चाहिए जो देखते ही लोग रिस्पेक्ट करें। नरेटर ने सुझाव दिया, एक टैक्सी ले लेते हैं। नानू काका तुरंत मना करते हुए बोले, टैक्सी नहीं चलेगी, हमें एक प्राइवेट कार चाहिए और एक लिवरीड शोफर, यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर। जितनी बड़ी कार होगी उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नरेटर को याद आया कि उसका एक जानकार अपनी आउटलैंडिश कार, बहुत फैंसी और ग्रैंड कार, बेचने की कोशिश कर रहा है। यह कार इतनी ग्रैंड थी कि किसी राजा के जुलूस के लिए एकदम परफेक्ट लगती थी। नानू काका एक्साइटेड होकर बोले, बस वही चाहिए, हम कार को टेस्ट ड्राइव के लिए ले लेंगे। नरेटर ने डाउटफुल होकर पूछा, लेकिन डीलर को कैसे लगेगा कि हम जेन्युइन बायर्स हैं? नानू काका ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, वह सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस रेडी हो जाओ। नानू काका ने अपने प्लान का अगला स्टेप शुरू किया। उन्होंने अपनी चेक बुक निकाली और एक बेरर चेक लिखा जिसकी रकम थी 1000 रुपए। बेरर चेक का मतलब होता है कि कोई भी इसे बैंक में लेकर कैश करवा सकता है। नानू काका ने यह चेक अपनी पुरानी कोट की पॉकेट में रखा और धोबी वॉशरमैन को कोट को प्रेस करने के लिए दे दिया। उन्होंने धोबी को क्वाइटली इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसे क्या करना है। नानू काका और नरेटर कार डीलरशिप पहुंचे। वहां उन्होंने डीलर से रिक्वेस्ट की कि वह कार टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना चाहते हैं। पहले तो डीलर ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया क्योंकि कार बहुत महंगी और फैंसी थी। तभी ड्रामेटिक मोमेंट आया। धोबी शॉप के अंदर दौड़ते हुए आया, नानू काका की पुरानी कोट हाथ में लेकर। उसके दूसरे हाथ में वह 1000 रुपए का चेक था। धोबी जोर से बोला, सर, यह चेक है जो आप अपनी कोट में भूल गए थे। नानू काका ने प्रिटेंड किया कि वह सरप्राइज हो गए। उन्होंने चेक को दूर तक स्ट्रेच करके देखा और बोले, ओ नो, कितना केयरलेस हो गया मैं। अगर यह चेक चोरी हो जाता तो कोई भी इसे कैश करवा लेता। नानू काका ने धोबी की ऑनेस्टी की तारीफ की और उसे 2 रुपए का इनाम दिया। धोबी बहुत खुश लग रहा था। यह सब देखकर कार डीलर को लगा कि नानू काका एक बहुत ही रिच और रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं। उसने उन्हें तुरंत कार टेस्ट ड्राइव के लिए दे दी। नरेटर ने लिवरीड शोफर, फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर का रोल निभाया। उसने अपनी व्हाइट जॉर्डपर कोट और ऑरेंज टर्बन पहनी। नानू काका बैक सीट पर रॉयल स्टाइल में बैठे, जैसे वह किसी राजघराने के सदस्य हों। मिनिस्टर के घर पहुंचने पर सर्वेंट्स और सेक्रेटरी ने नानू काका को बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। नानू काका ने कैजुअली कहा, मैं यहां सिर्फ एक फॉर्मल विजिट के लिए आया हूं। मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। यह बस एक राजघराने की ट्रेडिशन है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं। नानू काका ने विजिटर्स बुक मांगी और उसमें अपना नाम लिखा, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नोरे। उन्होंने एड्रेस के लिए नरेटर के घर का पता लिख दिया। नानू काका ने लाउडली कहा, चलो अब हमें महाराजा सुतकत्ता के पैलेस जाना है, मुझे उनकी हॉरोस्कोप्स वापस देनी है। नरेटर ने नोटिस किया कि मिनिस्टर शायद ऊपर की खिड़की से उन्हें देख रहे थे। शाम को जब नानू काका और नरेटर किटन को हाउस ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे, एक गवर्नमेंट कार उनके घर के सामने रुकी। नरेटर शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि वेलफेयर मिनिस्टर खुद कार से बाहर आए। नानू काका तुरंत बाहर गए और मिनिस्टर का स्वागत फोल्डेड हैंड्स के साथ किया। अगले दिन नानू काका अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। नरेटर अब भी सोच रहा था कि नानू काका मिनिस्टर से क्यों मिलने गए थे। नरेटर यह भी सोच रहा था कि जब मिनिस्टर को यह पता चलेगा कि नानू काका कभी निन्नोरे प्रिंसली स्टेट के पास भी नहीं गए तो क्या होगा। लेकिन नरेटर को पूरा भरोसा था कि नानू काका अपनी क्लेवरनेस और कॉन्फिडेंस से किसी भी स्थिति को संभाल लेंगे। नरेटर ने मजाकिया अंदाज में सोचा, जब यह सब होगा मैं वहां से बहुत दूर रहूंगा। कहानी का लेसन,
कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस सबसे बड़ा हथियार है। नानू काका ने अपने कॉन्फिडेंस और कामनेस से हर मुश्किल को आसान बना दिया। क्विक थिंकिंग बहुत काम आती है। चेके वाला क्लेवर ट्रिक और पावरफुल कनेक्शंस का मेंशन उनकी सक्सेस का की था। अपीयरेंसेस भी बहुत मायने रखती हैं। फैंसी कार और रॉयल एटीट्यूड ने नानू काका का इंप्रेशन और बढ़ा दिया। यह थी अ पिंच ऑफ स्नफ की कहानी। नानू काका ने अपनी क्लेवर ट्रिक्स और स्मार्टनेस से इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस और क्विक थिंकिंग है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भी कभी किसी मुश्किल स्थिति में फंसे तो नानू काका की तरह काम और स्मार्ट बनना मत भूलिएगा। आज हम एक आइकॉनिक स्पीच के बारे में बात करेंगे, आई हैव अ ड्रीम, जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने दी थी। ये स्पीच इतनी पावरफुल थी कि दुनिया भर में लोग इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में सोचने लगे। चलो अब इस स्पीच को सिंपल इंग्लिश में समझते हैं। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक बहुत ही इंस्पायरिंग और ब्रेव लीडर थे। वो एक ऐसे फ्यूचर के लिए फाइट करते थे जहां सब लोगों के साथ इक्वल और फेयर बिहेव हो। अगस्त 28, 1963 को उन्होंने अपनी फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम दी थी वॉशिंगटन डीसी में। ये स्पीच लिंकन मेमोरियल के सामने दी गई थी, जहां बहुत सारी पब्लिक उनका सुनने आई थी। लिंकन मेमोरियल एक स्पेशल जगह है जो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के नाम पर है, जिन्होंने स्लेवरी खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। डॉक्टर किंग ने अपने सपने के बारे में बात की, एक दुनिया जहां सब लोग शांति और इक्वालिटी के साथ जी सकें। चलो अब इस स्पीच को स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में समझते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे? डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जनवरी 15, 1929 को एटलांटा जॉर्जिया में हुआ था। उस टाइम ब्लैक लोगों के साथ बहुत ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट होती थी। उन्हें बसेस में अलग बैठना पड़ता था, व्हाइट लोगों के साथ पढ़ना अलाउड नहीं था और उनका सेम वाटर फाउंटेन यूज करना भी मना था। इस सिस्टम को सेग्रीगेशन बोलते हैं, जो रेस के बेसिस पर लोगों को अलग रखता था। डॉक्टर किंग को लगता था कि चेंजेस लाने के लिए वायलेंस की जरूरत नहीं है। उन्होंने महात्मा गांधी के आइडियाज फॉलो किए, जो सिखाते हैं कि इनजस्टिस के अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर किंग सिविल राइट्स मूवमेंट के लीडर बने, जो ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच इक्वालिटी के लिए फाइट कर रहा था। उन्होंने बहुत सारी मार्चेस और स्पीचेस की और बहुत लोगों को इंस्पायर किया। 1964 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला, लेकिन अप्रैल 4, 1968 को उनका असैसिनेशन हो गया। पर उनका काम और उनके आइडियाज आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। आई हैव अ ड्रीम स्पीच का मतलब क्या है? डॉक्टर किंग की स्पीच एक बेटर फ्यूचर के विजन के बारे में है। उस टाइम ब्लैक लोगों के साथ काफी डिस्क्रिमिनेशन होती थी और डॉक्टर किंग चाहते थे कि सबके साथ इक्वालिटी हो। स्पीच में उन्होंने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की और उनके सॉल्यूशंस भी दिए। अब हम स्पीच को एक एक लाइन समझेंगे सिंपल वे में। पहले 100 साल पहले एक ग्रेट लीडर अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन की थी, जो ब्लैक लोगों के लिए एक बड़ी होप बनकर आई। डॉक्टर किंग यहाँ अब्राहम लिंकन के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक सेंचुरी पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किया था जिसका नाम था इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये डॉक्यूमेंट बोलता था कि सब इंस्लेव्ड ब्लैक लोग अब फ्री हैं। ये एक ऐसी लाइट थी जो उनके लिए होप बन गई थी। ये डिसीजन एक ब्राइट लाइट की तरह आया जो मिलियंस ऑफ ब्लैक लोगों को गाइड करता था, जो स्लेवरी और डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। डॉक्टर किंग ये समझा रहे हैं कि इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन ने एक नई शुरुआत दी थी ब्लैक लोगों के लिए, जो इनजस्टिस और क्रूएल्टी से गुजरते थे। पर 100 साल बाद भी ब्लैक लोगों को असली फ्रीडम नहीं मिली है। उन्होंने ये पॉइंट किया कि स्लेवरी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है, पर रेसिज्म और अनफेयर ट्रीटमेंट ब्लैक लोगों के अगेंस्ट अभी भी चल रहा है। ब्लैक लोग अभी भी सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन के बंधन में बंधे हुए हैं। यहाँ सेग्रीगेशन का मतलब है लोगों को अलग करना उनके रेस के बेसिस पर, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अनफेयर ट्रीट करना किसी का। डॉक्टर किंग बोलते हैं कि ब्लैक लोग अभी भी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अमेरिका ने ब्लैक लोगों के साथ इक्वालिटी और फ्रीडम का प्रॉमिस किया था, पर वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हुए, जैसे एक बैड चेक बाउंस कर जाता है। डॉक्टर किंग एक एग्जाम्पल देते हैं बैड चेक का जो बाउंस हो जाता है क्योंकि अकाउंट में पैसा नहीं होता। वैसे ही अमेरिका ने अपने प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किए। अब टाइम आ गया है कि अमेरिका अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करे और ब्लैक लोगों को फ्रीडम और जस्टिस दे। डॉक्टर किंग स्ट्रांगली बोलते हैं कि अब प्रॉमिसेस को कंप्लीट करना जरूरी है। ब्लैक लोगों का भी हक है एक इक्वल और फेयर लाइफ जीने का। मेरा सपना है कि एक दिन सब लोग, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो, एक दूसरे के साथ इक्वालिटी के साथ जी सकें। डॉक्टर किंग चाहते हैं कि हर रेस के लोग एक साथ ब्रदरहुड और पीस के साथ रहें। मेरा सपना है कि मेरे बच्चे एक ऐसे देश में जिएं जहां उन्हें उनके कैरेक्टर के बेसिस पर जज किया जाए,
ना कि उनके स्किन कलर के बेसिस पर। यहां उन्होंने क्लियर किया कि लोगों को उनके एक्शंस और क्वालिटीज के बेसिस पर ट्रीट करना चाहिए। हर एक जगह फ्रीडम की आवाज उठे, छोटी से छोटी पहाड़ी से लेकर सबसे ऊंचे माउंटेन्स तक। उनका विजन है कि फ्रीडम सिर्फ एक एरिया में ना हो बल्कि हर जगह हो जहां लोग ट्रूली फ्री हो सकें। जब फ्रीडम की आवाज हर जगह गूंजेगी तब हम एक नई दुनिया बनाएंगे जहां सब लोग साथ मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के साथ इंसानियत दिखाएंगे। डॉक्टर किंग अपनी स्पीच को होप और पॉजिटिविटी के साथ एंड करते हैं। उनका सपना है एक दुनिया का जहां सब एक इक्वल और यूनाइटेड लाइफ जी सकें। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की आई हैव अ ड्रीम स्पीच एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है इक्वालिटी और जस्टिस के लिए। ये हमें सिखाता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अनफेयरनेस के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। उनका ड्रीम अभी भी लोगों को इंस्पायर करता है एक बेटर दुनिया के लिए काम करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेगेसी लर्नर्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फॉर और भी सिंपल और मीनिंगफुल लेसन्स। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ये निबंध लिखा गया था एक बहुत बड़े थिंकर, फिलोसोफर और राइटर बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। उन्होंने बताया कि इंसान के आइडियाज कैसे हमारी लाइफ को बेटर बनाते हैं और कैसे उन्होंने दुनिया को बदला है। ये आइडियाज कैसे आए और कैसे उन्होंने ह्यूमैनिटी को प्रोग्रेस करने में हेल्प किया, हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये समझना है कि ह्यूमंस कैसे ग्रो करते हैं और आइडियाज का क्या रोल होता है तो ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल 1872 टू 1970 एक बहुत ही इंटेलिजेंट फिलोसोफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन थे। फिलोसोफर का मतलब होता है वो इंसान जो लाइफ के बड़े बड़े सवालों का जवाब ढूंढता है, जैसे लाइफ का मतलब क्या है, हम दुनिया में क्यों हैं। हिस्टोरियन वो होते हैं जो पास्ट यानी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च और राइटिंग करते हैं। हिस्ट्री का मतलब है पुराने जमाने के लोगों और उनके काम की कहानियां। मैथमेटिशियन वो लोग होते हैं जो नंबर्स और लॉजिक का यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बर्ट्रैंड रसेल सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, यानी वो सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए काम करते थे। उन्होंने दुनिया के अनफेयर सिस्टम्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की। वो पैसिफिस्ट थे, इसका मतलब है कि वो वायलेंस और वॉर्स के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि दुनिया पीस के साथ चले और सब लोग मिलकर काम करें। उन्होंने अपने आइडियाज के थ्रू ह्यूमैनिटी को इंस्पायर किया और लोग उनकी बातों को फॉलो करते थे क्योंकि वो हमेशा लॉजिकली और ऑनेस्टली बात करते थे। रसेल को 20th सेंचुरी का एक सबसे इंटेलिजेंट और लॉजिकल थिंकर माना जाता है क्योंकि उनकी बातें हमेशा रीजन और फैक्ट्स पर बेस्ड होती थीं। उन्होंने अपने काम में बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा था, जैसे सेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी जो इंसान के दिमाग और बिहेवियर को समझने का साइंस है, फिलॉसफी, सोशलिज्म यानी सोसाइटी को इक्वल और फेयर बनाने का सिस्टम, और एजुकेशन। इन सारी टॉपिक्स पर उनका फोकस था कि इंसान और सोसाइटी कैसे बेटर बन सकती है। उनका लिखने का स्टाइल क्लियर और ऑनेस्ट था, मतलब जो वो सोचते थे वही डायरेक्टली लिखते थे बिना किसी डर के। बर्ट्रैंड रसेल को 1950 यानी 1950 में नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के फील्ड में। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है जो किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए दिया जाता है। बर्ट्रैंड रसेल को यह प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू फ्रीडम ऑफ थॉट यानी सोचने की आजादी और ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स यानी इंसानी वैल्यूज को प्रमोट किया था। उनकी राइटिंग्स ह्यूमैनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल और इंस्पायरिंग थीं। उन्हें दुनिया के लोगों ने हमेशा एक मॉरल अथॉरिटी माना, यानी उनकी बातें लोग रिस्पेक्ट के साथ मानते थे। रसेल का राइटिंग स्टाइल ओरिजिनल और सिंपल था और वो हमेशा सच बोलते थे, चाहे टॉपिक कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों ना हो। उन्होंने अपने थॉट्स और आइडियाज को दुनिया के साथ शेयर किया और लोगों को इंस्पायर किया कि वो अपनी लाइफ और सोसाइटी को बेटर बनाएं। उन्होंने बहुत फेमस बुक्स लिखी हैं। एक बुक है अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी जो पुराने फिलोसफर्स के आइडियाज और उनके इम्पैक्ट के बारे में है। एक और बुक है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस जो बताती है कि इंसान कैसे खुशी ढूंढ सकता है और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। उन्होंने व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन लिखी जो रिलीजन के बारे में उनके थॉट्स को एक्सप्लेन करती है। इन सब बुक्स का एक ही एम था, इंसान की जिंदगी को बेटर बनाना और उन्हें प्रॉब्लम सॉल्व करने के आइडियाज देना। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि अगर हमें यह समझना है कि कैसे आइडियाज मैनकाइंड की हेल्प करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हेल्प का मतलब क्या होता है। उन्होंने पूछा कि क्या इंसान की मदद का मतलब है कि दुनिया में ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ जाए, या क्या मदद का मतलब है कि इंसान एनिमल्स की तरह कम बिहेव करे और ज्यादा सिविलाइज्ड बन जाए। क्या हेल्प का मतलब यह है कि ह्यूमंस ज्यादा खुश हो जाएं, या ये कि इंसान नए नए एक्सपीरियंस एंजॉय करे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या नॉलेज और एजुकेशन मैनकाइंड की मदद करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट
क्या हेल्प का मतलब ये है कि इंसान एक दूसरे के साथ फ्रेंडली और काइंड बन जाएं? रसल का कहना था कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और जब हम ये सोचते हैं कि आइडियाज मैनकाइंड की हेल्प कैसे करते हैं, तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। हाउ आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। रसल कहते हैं कि आइडियाज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंसान की पॉपुलेशन ग्रोथ पर हुआ है। एक टाइम था जब ह्यूमंस दुनिया में बहुत रेयर थे। वो जंगल और केव्स में सरवाइव करते थे और उन्हें खाना ढूंढना और वाइल्ड एनिमल्स से बचना मुश्किल लगता था। ह्यूमंस का इंटेलिजेंस उस टाइम का सबसे बड़ा एडवांटेज था। उसकी वजह से उन्होंने नए टूल्स बनाए, फायर का यूज किया और धीरे धीरे फार्मिंग सीखी। उनकी टेक्निकल स्किल्स का रिजल्ट ये था कि इंसान की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी। रसल कहते हैं कि ह्यूमंस का इंटेंशन पॉपुलेशन बढ़ाना नहीं था, लेकिन उनकी डिस्कवरीज का रिजल्ट पॉपुलेशन ग्रोथ था। रसल ने बताया कि इंसान अब एनिमल्स की तरह नहीं बिहेव करता। इसका कारण यह है कि ह्यूमंस ने ऐसी स्किल्स सीखी हैं जो जन्म के समय उन्हें नेचुरली नहीं आती थीं, जैसे कुकिंग और फार्मिंग। इंसान ने इम्पल्स कंट्रोल करना भी सीखा, यानी अपनी इमोशंस और डिजायर्स को कंट्रोल करना। एनिमल्स अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करते, लेकिन ह्यूमंस ज्यादा सेल्फ कंट्रोल रखते हैं। इस वजह से वो ज्यादा सिविलाइज्ड बन गए हैं। बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि हैप्पीनेस और सफरिंग को इंसान और एनिमल्स डिफरेंटली एक्सपीरियंस करते हैं। बर्ड्स और एनिमल्स फ्यूचर के बारे में वरी नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर बर्ड्स को फूड नहीं मिलता तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा देर तक नहीं सोचते, बट ह्यूमंस अपने पास्ट फेलियर्स को याद करते हैं और फ्यूचर रिस्क्स को लेकर वरी करते हैं। यही रीजन है कि ह्यूमंस ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं। रसल ने एक्सप्लेन किया कि ह्यूमंस नॉट ओनली रियल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बल्कि उन पॉसिबिलिटीज से भी सफर करते हैं जो फ्यूचर में हो सकती हैं। ह्यूमंस के पास एनिमल्स की तुलना में लाइफ एंजॉय करने के ज्यादा तरीके हैं। वो म्यूजिक, पोएट्री, स्पोर्ट्स और आर्ट जैसी चीजों का आनंद लेते हैं। बट रसल ने कहा कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ह्यूमंस बहुत जल्दी बोर्ड हो जाते हैं। बोर्डम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना ह्यूमंस करते हैं। रसल ने कंक्लूड किया कि आइडियाज को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट टाइप है नॉलेज और टेक्नोलॉजी, जो साइंस और टूल्स को ह्यूमन लाइफ के लिए इंप्रूव करती है। सेकंड टाइप है मॉरल और पॉलिटिकल आइडियाज, जो सोसाइटी को ज्यादा फेयर और पीसफुल बनाती हैं। उन्होंने माना कि आइडियाज जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट, फायर का यूज, फार्मिंग का इन्वेंशन और राइटिंग का क्रिएशन मैनकाइंड की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हैं। इन डिस्कवरीज ने ह्यूमन लाइफ को चेंज किया और उन्हें प्रोग्रेस करने का चांस दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बर्ट्रैंड रसल के निबंध आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के बारे में डिटेल में समझा। रसल के आइडियाज बताते हैं कि ह्यूमंस कैसे ग्रो करते हैं और आइडियाज का रोल क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल कहानी डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द आर्टिस्ट, जो लिखी गई है शिगा नाओया के द्वारा। यह कहानी एक टैलेंटेड जापानीज लड़के सैबे के बारे में है, जो एक यंग आर्टिस्ट है और जिसकी पैशन है गोड्स कलेक्ट करना और उन्हें सुंदर बनाना। पर बड़े लोग यानी एडल्ट्स कैसे उसकी पैशन को समझते नहीं हैं और उसके टैलेंट को छोटी सी चीज समझते हैं। यह कहानी उसका दर्द और उसका डिटर्मिनेशन दिखाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कहानी द आर्टिस्ट की जर्नी। द आर्टिस्ट एक टैलेंटेड जापानीज लड़के सैबे की कहानी है। सैबे के पेरेंट्स को पता था कि वह अक्सर अपने लिए गोड्स लेने के लिए बाहर जाता है। गॉड का मतलब है कद्दू, जो एक सब्जी होती है। इंग्लिश में गॉड एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें अलग अलग तरह के कद्दू और इसके फैमिली के मेंबर्स आते हैं। एग्जाम्पल, बॉटल गॉड, इसको हम लौकी कहते हैं। बिटर गॉड, इसको हम करेला कहते हैं। ऐश गॉड, इसको हम पेठा या सफेद कद्दू कहते हैं। कद्दू की फैमिली में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं जो क्रीपर्स पर ग्रो होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो जमीन पर या किसी सपोर्ट के ऊपर चढ़ते हैं। वह गोड्स को कुछ सेन, जो जापान की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ पैसे होते हैं, में खरीदता था और धीरे धीरे उसके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन बन गई थी। जब वह घर आता तो सबसे पहले वह गोड के टॉप पर एक होल बनाता था जो बिल्कुल नीट, साफ और परफेक्ट होता था, और फिर उस होल के थ्रू उसके अंदर के सीड्स को निकाल देता था। उसके बाद वह टी लीव्स, चाय की पत्ती का यूज करता था ताकि गोड की अनप्लेजेंट स्मेल, गंदी स्मेल खत्म हो जाए। फिर वह अपने फादर के सेक, जापानीज ड्रिंक के ड्रैग्स, जो ड्रिंक के लास्ट में बचा हुआ पार्ट होता है, यूज करता था और केयरफुली गोड का सरफेस पॉलिश करता था। सैबे को गोड से बहुत प्यार था। उसका फेवरेट काम था उन्हें कलेक्ट करना और उन्हें और सुंदर बनाना। एक दिन जब वह बीच के पास घूम रहा था तो वह अपने फेवरेट सब्जेक्ट यानी गोड्स के बारे में सोच रहा था। तभी उसने एक अजीब साइट दिखने वाली चीज देखी। उसने एक ओल्ड मैन का बॉल्ड,
गंजापन और लंबा हेड देखा जो जल्दी जल्दी एक हट से निकल रहा था। सईबे को लगा, अरे वाह क्या सुंदर गोर्ड है। यहां उसने गलती की क्योंकि उसने ओल्ड मैन का हेड एक गोर्ड समझ लिया था। वह ओल्ड मैन जल्दी से नजर के सामने से चला गया और अपना हेड ऐसे हिला रहा था जैसे एक गोर्ड हिला रहा हो। तब सईबे को समझ आया कि उसने एक गलती कर दी है। वह इतना हंसा कि पूरा रास्ता हंसते हंसते घर गया। जब भी साइबे किसी ग्रोसरी स्टोर, सब्जी और फ्रूट्स का शॉप, क्यूरियो शॉप, एंटीक और स्पेशल आइटम्स का शॉप या कन्फेक्शनर्स स्वीट शॉप के पास से गुजरता, वह वहां रुक जाता और उनके ग्लास विंडो के पीछे जो गोर्ड्स रखे होते थे उन्हें मिनट तक देखकर उनकी वैल्यू समझने की कोशिश करता था। साइबे अभी 12 इयर्स का था और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। क्लास के बाद जब बाकी के बच्चे फील्ड में खेलते थे, वह अक्सर अपने टाउन में घूमकर नए गोर्ड्स ढूंढने के लिए निकल जाता था। शाम के टाइम वह अपने घर के लिविंग रूम के एक कोने में बैठकर अपने नए गोर्ड के साथ काम करता था। वह क्रॉस लेगेड पैर फोल्ड करके बैठता था और पूरा टाइम अपने गोर्ड को बेटर बनाने में लगा देता था। जब वह गोर्ड पर काम कंप्लीट कर लेता था तो वह उसमें थोड़ा सेक डालकर एक कॉर्क स्टॉपर, एक प्लग जो गोर्ड के होल को बंद कर सके, लगाता था, जो उसने खुद बनाया था। फिर वह गोर्ड को एक टॉवल में रैप करता था और एक टिन बॉक्स में डाल देता था जो इस पर्पस के लिए स्पेशली रखा होता था। टिन बॉक्स को वह चारकोल फुट वार्मर के पास रखता था और फिर आराम से सो जाता था। जब वह सुबह उठता था तो वह टिन बॉक्स खोलता था और अपने गोर्ड को देखकर चेक करता था कि ट्रीटमेंट सही से हुआ या नहीं। रात भर के ट्रीटमेंट के बाद गोर्ड का स्किन बिल्कुल डैम्प, हल्की सी गीली होती थी। फिर वह अपने गोर्ड को प्यार भरी नजर से देखता था और उस गोर्ड के बीच में एक स्ट्रिंग बांधकर उसे सनलाइट में ड्राई होने के लिए लटका देता था और फिर वह स्कूल के लिए निकल जाता था। साइबई एक हार्बर टाउन में रहता था जहां समुंदर के पास लोग काफी काम करते थे। वह टाउन छोटी थी और एक एंड से दूसरे एंड तक सिर्फ 20 मिनट्स चलकर पहुंच सकते थे। साइबई अक्सर स्ट्रीट्स में घूमता था और उसे पता था कि कौन सा शॉप गोर्ड्स रखता है और कौन सा गोर्ड मार्केट में कहां अवेलेबल है। साइबाई को कलेक्टर्स वाले ओल्ड और नाल्ड, टेढ़े मेढ़े और अजीब शेप वाले गोर्ड्स पसंद नहीं आते थे, जो अक्सर उन लोगों को अट्रैक्ट करते थे जो पुरानी चीजें कलेक्ट करते हैं। उसे वह गोर्ड्स पसंद आते थे जो बिल्कुल सिमेट्रिकल, सेम शेप और बैलेंस्ड होते थे। सिमेट्रिकल का मतलब होता है एकदम परफेक्ट और इक्वल शेप। एक दिन सीबे के फादर का एक दोस्त उनके घर आया और बोला, तुम्हारा लड़का तो सिर्फ ऑर्डिनरी लुकिंग, सिंपल और नॉर्मल गोर्ड्स को पसंद करता है। वह साइबे की तरफ पॉइंट कर रहा था, जो कॉर्नर में बैठा अपने प्लेन राउंड गोर्ड को पॉलिश कर रहा था। उसके फादर ने नाराज होकर कहा, फैंसी, सोचो, एक लड़का अपना टाइम ऐसे चीजें पॉलिश करने में वेस्ट कर रहा है। उसके फादर के दोस्त ने बोला, देखो साइबे, सिर्फ बहुत सारे गोर्ड्स इकट्ठे करने का कोई फायदा नहीं है। क्वांटिटी का मतलब नहीं होता। तुम्हें एक या दो बहुत यूनिक, बिल्कुल अलग और स्पेशल गोर्ड्स ढूंढने चाहिए। साइबाई ने कैजुअली जवाब दिया, मुझे तो ये टाइप के गोर्ड्स पसंद हैं, और वह अपने काम में लग गया। साइबाई के फादर और उनके दोस्त अब एक दूसरे के साथ गोर्ड्स के बारे में बात करने लगे। उसके फादर ने पूछा, तुम्हें याद है वो बेकिन गोर्ड जो एग्रीकल्चरल शो में लास्ट स्प्रिंग, मार्च से मई के बीच था? वह तो एक रियल ब्यूटी, बहुत सुंदर गोर्ड था, है ना? उसके दोस्त ने बोला, हाँ मुझे याद है, वह बड़ा और लंबा गोर्ड था। जब साइबाई उनकी बात सुन रहा था तब वह अपने मन में हंस रहा था। बेकिन गोर्ड उस समय शो में काफी पॉपुलर हो गया था, पर जब सीबे उस गोर्ड को देखने गया तो उसे वह गोर्ड स्टूपिड लुकिंग, बेवकूफ जैसे दिखने वाला लगा और वह शो से तुरंत निकल गया। साइबाई ने बोला, मुझे तो वह ज्यादा पसंद नहीं आया, वह तो एक क्लमजी, अजीब और ऑकवर्ड गोर्ड था। उसके फादर एकदम शॉक्ड, हैरान हो गए और सरप्राइज के साथ उसकी तरफ गुस्से में देखा। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, क्या? जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बेहतर है चुप रहो। साइबाई ने कुछ नहीं बोला और एकदम चुप हो गया। एक दिन जब साइबाई एक अनफेमिलियर, जो जगह उसने कभी नहीं देखी, बैक स्ट्रीट में चल रहा था तो उसने एक ओल्ड वुमन को देखा जो एक फ्रूट स्टॉल चला रही थी। वह ड्राइड परसिमन्स, जापानीज ड्राई फ्रूट और ऑरेंजेस बेच रही थी और स्टॉल के पीछे एक बड़ा क्लस्टर, ग्रुप ऑफ गोर्ड्स शटर्स पर लटका हुआ था। साइबाई ने बोला, क्या मैं एक बार देख सकता हूं? और वह तुरंत स्टॉल के पीछे गया और उन गोर्ड्स को ध्यान से देखने लगा। उसकी नजर एक छोटे गोर्ड पर पड़ी जो लगभग 5 इंचेस लंबा था और नॉर्मल दिख रहा था, पर उस गोर्ड में कुछ तो ऐसा था जो साइबाई के दिल की धड़कन तेज कर रहा था। उसने पूछते हुए कहा, यह गोर्ड कितने का है? वह इतना एक्साइटेड था कि पैंटिंग, मतलब
जल्दी जल्दी सांस लेते हुए बोल रहा था। ओल्ड वुमन बोली, बेटा तुम एक लड़के हो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेन में दे दूंगी। यहां सेन का मतलब जापान की एक छोटी करेंसी होता है। साइबाई ने कहा, अगर ऐसा है तो प्लीज इसे मेरे लिए होल्ड कर लीजिए, मैं अभी घर से पैसे लेकर आता हूं। वह घर भाग कर गया और कुछ ही देर में वापस स्टॉल पर पहुंच गया। उसने गोड खरीदा और उसे लेकर घर चला गया। उस दिन के बाद साइबाई अपने नए गोड से कभी अलग नहीं हुआ। वह उस गोड को स्कूल ले जाता था और क्लास के बीच अपने डेस्क के नीचे पॉलिश करता था। लेकिन एक दिन जब एथिक्स क्लास, मतलब जिसमें अच्छे बिहेवियर और मैनर्स सिखाए जाते हैं, चल रही थी, उसके टीचर ने उसे पकड़ लिया। टीचर एक और जगह के थे और उन्हें लगता था कि ऐसे काम जैसे गोड्स कलेक्ट करना और पॉलिश करना एक एफेमिनेट, मतलब लड़कियों जैसा काम है। लेकिन उन्हें स्टूडेंट्स का नानीवाबुशी सॉन्ग्स, मतलब जापानीज सॉन्ग्स, जोर जोर से और गंदे टोन में गाना प्रॉब्लम नहीं लगता था। जब टीचर ने देखा कि साइबाई शांति से अपने गोड को पॉलिश कर रहा था, तो उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम एक इडियट हो, तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल जीरो है। टीचर ने तुरंत उस गोड को कॉन्फिस्केट, मतलब छीन लिया। जिस गोड को बनाने में साइबाई ने बहुत टाइम और एफर्ट लगाया था, वह अब टीचर के पास था। साइबाई चुपचाप सीधा सामने देख रहा था, ना वह रोया ना कुछ बोला। जब साइबाई घर पहुंचा, उसका चेहरा पेल, बहुत फीका और उदास था। उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपने पैर वार्मर पर रखे और दीवार की तरफ ब्लैंकली, खाली नजर से देखता रहा। थोड़ी देर बाद टीचर उसके घर आया। क्योंकि साइबाई के फादर अभी तक अपनी कारपेंटर शॉप से घर नहीं आए थे, टीचर ने साइबाई की मां पर अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। टीचर ने कहा, यह फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे काम ना हो। पेरेंट्स का काम होता है अपने बच्चों को कंट्रोल करना और उनकी हॉबीज पर ध्यान देना। साइबाई की मां बहुत शर्मिंदगी, एम्बैरेसमेंट में थी और उन्होंने बस सॉरी बोलकर टीचर को शांत करने की कोशिश की। साइबाई एक कॉर्नर में छुपने की कोशिश कर रहा था। वह बहुत डर गया था क्योंकि टीचर उनके रूम के उस वॉल के सामने खड़ा था जहां फुली प्रिपेयर्ड गोड्स लटके हुए थे। साइबाई सोच रहा था, अगर टीचर की नजर उन गोड्स पर पड़ गई तो क्या होगा। वह अंदर ही अंदर ट्रेम्बलिंग, कांप रहा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। शुक्र था कि टीचर ने उस वॉल को नोटिस नहीं किया और अपना लेक्चर खत्म करके घर से बाहर चला गया। टीचर के जाने के बाद साइबाई ने लंबी सांस ली और रिलैक्स्ड हो गया। टीचर के जाने के बाद साइबाई की मां धीरे धीरे रो रही थी और रोते हुए उन्होंने साइबाई को डांटना शुरू कर दिया। तभी साइबाई के फादर घर वापस आए। जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ तो वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। उन्होंने साइबाई को कॉलर से पकड़ा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं बनोगे अगर ऐसे काम करते रहोगे। फिर उनकी नजर वॉल पर लटके हुए गोड्स पर गई। उन्होंने बिना कुछ बोले हैमर उठाया और एक के बाद एक सारे गोड्स तोड़ दिए। उन्होंने सिस्टमैटिकली एक एक गोड को डिस्ट्रॉय कर दिया। साइबाई पाले हो गया, मतलब उदास और शॉक हो गया, पर उसने कुछ नहीं बोला। अगले दिन टीचर ने वह कॉन्फिस्केटेड गोड स्कूल के एक ओल्ड पोर्टर को दे दिया। उन्होंने कैजुअली बोला, ये ले लो, जैसे वह एक डर्टी और यूजलेस ऑब्जेक्ट हो। पोर्टर गोड को ले गया और अपने छोटे और सूटी, मतलब डस्टी और काले रूम के वॉल पर लटका दिया। लगभग 2 महीने बाद पोर्टर के पास पैसे खत्म हो गए थे। उसने सोचा कि वह गोड को एक क्यूरियो शॉप, मतलब एंटीक आइटम्स की दुकान पर ले जाकर बेच देगा। क्यूरियो शॉप का ओनर गोड को ध्यान से देख रहा था। फिर ओनर ने अनइंटरेस्टेड टोन में कहा, मैं तुम्हें इसके लिए सिर्फ 5 येन दूंगा। पोर्टर शॉक्ड हो गया, लेकिन वह स्मार्ट था। उसने कहा, मैं इस गोड को 5 येन में नहीं बेचूंगा। ओनर ने अपनी ऑफर बढ़ाकर कहा, ठीक है, मैं 10 येन दूंगा। पर पोर्टर तब भी नहीं माना। फाइनली ओनर को 50 येन देने पड़े। तब पोर्टर ने गोड बेचा। पोर्टर खुश था और सोच रहा था, वाओ, एक टीचर ने मुझे 1 साल की सैलरी का गिफ्ट दिया है। पोर्टर को यह नहीं पता था कि वही गोड क्यूरियो शॉप के ओनर ने एक वेल्थी कलेक्टर को 600 येन में बेच दिया। आजकल साइबाई अपनी पेंटिंग्स में बिजी है। अब उसके मन में ना टीचर के लिए बिटरनेस, मतलब गुस्सा है, और न ही अपने फादर के लिए जिन्होंने उसके गोड्स तोड़ दिए थे। पर धीरे धीरे उसके फादर उसकी पेंटिंग्स के लिए भी उसे डांटना शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, इसके साथ खत्म होती है एक बहुत ही इमोशनल और सोचने वाली कहानी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल टॉपिक, अ चाइल्ड इज बोर्न बाय जर्मेन ग्रीयर। ये एक ऐसे है जो चाइल्ड बर्थ के कल्चरल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, यानी अलग अलग सोसाइटीज कैसे बेबी के बर्थ को मैनेज करती हैं। जर्मेन ग्रीयर एक फेमिनिस्ट थिंकर हैं। फेमिनिस्ट मतलब वह जो विमेन के राइट्स और उनके प्रॉब्लम्स को डीपली समझती और उनका सॉल्यूशन ढूंढती हैं।
इस ऐसे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइल्ड बर्थ सिर्फ एक मेडिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल और कल्चरल एक्सपीरियंस भी होता है। हर सोसाइटी का अपना एक तरीका होता है और उनका अपना पर्सपेक्टिव होता है मदरहुड और चाइल्ड बर्थ को लेकर। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स में क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अ चाइल्ड इज बोर्न। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में चाइल्ड बर्थ को हैंडल करने के बहुत सारे अलग तरीके होते हैं। ये तरीके यूजफुल इसलिए होते हैं क्योंकि वह कल्चरली और कलेक्टिवली एक्सेप्ट किए जाते हैं। मतलब जो सोसाइटी में सबसे ज्यादा माना जाता है वही फॉलो होता है। इससे प्रेग्नेंट वुमन को नए तरीके ढूंढने का स्ट्रेस नहीं होता। चाहे सोसाइटी के मेमोरी में बेबी बर्थ के डेंजर्स या प्रॉब्लम्स जिंदा हों और एंजाइटी का लेवल हाई हो, एक रिचुअलिस्टिक अप्रोच प्रेगनेंसी के दौरान उस एंजाइटी को मैनेजेबल बनाता है। रिचुअल्स का मतलब है स्पेशल पूजास, टैबूज, जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए, और स्पेशल रूल्स। जो वुमन उन रिचुअल्स को फॉलो करती है वह समझती है कि वह अपने प्रेगनेंसी को कंट्रोल में ले आई है, ना कि प्रेगनेंसी उसको कंट्रोल कर रही है। एक और चीज होती है, रिचुअल्स और स्पेशल रूल्स में फैमिली और कम्युनिटी का सपोर्ट होता है। सब लोग मिलकर हेल्प करते हैं, हस्बैंड, रिलेटिव्स और सोसाइटी के मेंबर्स। इससे प्रेग्नेंट वुमन को लगता है कि वह अकेली नहीं है। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक लेडी थी जो अपनी प्रेगनेंसी को एक असाइनमेंट की तरह ट्रीट करती थी। हर चीज का नोट बनाती थी और एक्सरसाइजेस डेली करती थी। लेकिन उसने एक सुपरस्टिशन माना कि बेबी का कपड़ा या इक्विपमेंट बर्थ से पहले लेना बैड लक होता है। रिजल्ट, जब उसका बेबी हुआ तो क्रिब या नैपकिन्स रेडी ही नहीं थे। हॉस्पिटल स्टाफ ने इनिशियली हेल्प नहीं की ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, इसलिए बेबी के सिर्फ 2 दिन बाद वह माँ और बेबी हॉस्पिटल से घर वापस चले गए। आज के मॉडर्न सोसाइटी में कई बार बेबी का बर्थ वर्चुअली अनअटेंडेड होता है, मतलब कोई हेल्प नहीं करता। लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटीज में बर्थ हमेशा अटेंडेड होता है, मतलब हमेशा कोई ना कोई हेल्प के लिए प्रेजेंट होता है। ट्रेडिशनल बर्थ्स में बेबी और माँ के लिए ज्यादा रिस्क होता है, मतलब इन्फेंट या मदर डेथ होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन मॉडर्न हॉस्पिटल्स के चक्कर में हम चाइल्ड बर्थ के पर्सनल और इमोशनल इंपॉर्टेंस को खोते जा रहे हैं। आज के हॉस्पिटल्स की वजह से मैटरनल और इन्फेंट डेथ्स बहुत कम हो गई हैं। लेकिन यह क्वेश्चन जरूरी है, क्या सर्वाइवल ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है या हमारी फ्रीडम और चॉइसेस भी मैटर करती हैं? फ्रीडम का मतलब है कि हर मां अपनी प्रेगनेंसी को अपने तरीके से एंजॉय कर सके। कई सोसाइटीज में एक औरत तब तक अपने हस्बैंड के फैमिली का प्रॉपर पार्ट नहीं बनती जब तक वह एक बेबी को जन्म न दे। एंथ्रोपोलॉजी यानी ह्यूमन कल्चर का स्टडी कहती है कि यह सिस्टम इसलिए है क्योंकि एक बेबी इमोशनल बॉन्ड बनाता है फैमिली मेंबर्स के बीच। यह समझना जरूरी है कि ऐसे सोसाइटीज में शादी अरेंज्ड होती है, मतलब हस्बैंड और वाइफ पहले से एक दूसरे को नहीं जानते, इसलिए बेबी उनका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूरोप और अमेरिका ऐसे ट्रेडिशंस को बैकवर्ड, क्रूअल और गलत मानते हैं। उनका मानना है कि यह अनफेयर है। लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि हर सोसाइटी का अपना तरीका होता है। एक और प्रॉब्लम यह होती है कि जब विमेन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के बजाय उन्हें जज किया जाता है। सूडानीज विमेन ने बताया कि उन्हें अननेसेसरी ओपिनियन सुनने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं आता। सोचते हैं कि अगर एक औरत का अपना नाम खो जाए और उसे अपने फर्स्ट बॉर्न के नाम से जाना जाए तो यह गलत है। लेकिन सच ये है कि वेस्टर्न सोसाइटीज में भी शादी के बाद औरत का सरनेम हस्बैंड के सरनेम के नीचे चला जाता है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में माँ और बच्चे का रिश्ता हस्बैंड वाइफ के रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सोसाइटीज में बच्चा अपने रिलेटिव्स के साथ ज्यादा बॉन्ड करता है पेरेंट्स के कंपैरिजन में। अफ्रीका और इंडिया जैसे प्लेसेस में कई कस्टम्स डेलिबरेटली बायोलॉजिकल फैमिली को वीक करते हैं, मतलब पेरेंट्स को सेपरेट रहने के लिए फोर्स किया जाता है ताकि एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रांग बन सके। बच्चा का बर्थ सिर्फ पेरेंट्स का डिसीजन नहीं होता, बल्कि पूरे ग्रुप का डिसीजन होता है। जब एक औरत अपने सोसाइटी के लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करती है बाय गिविंग बर्थ टू अ बेबी, तो उसकी अचीवमेंट को बहुत स्पेशल और यूनिक तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। एक यंग सिलेटी वुमन के एक्सपीरियंस से यह समझने को मिलता है। अगर एक लड़की लकी हो और उसके पेरेंट्स जिंदा हो तो वह अपने मदर के घर अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट कुछ मंथ्स और बेबी के फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए चली जाती है। वहां उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। हर वक्त उससे पूछा जाता है तुम क्या खाना पसंद करोगी, और उसे वही दिया जाता है जो उसका मन करे। जब बेबी बॉर्न होता है तो पूरी फैमिली के लिए यह बहुत बड़ी खुशी का मोमेंट होता है। नेमिंग सेरेमनी जो बेबी के 7th डे पर होती है बहुत ग्रैंड होती है। बेबी के लिए नए कपड़े और माँ के लिए नई साड़ी लाए जाते हैं। फीस्टिंग और सिंगिंग रात तक चलती है। सभी विमेन और गर्ल्स मिलकर सॉन्ग्स गाती हैं।
जोक्स करती हैं और बहुत हंसी मजाक होता है। लड़की का जन्म थोड़ा कम इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन फिर भी विमेन उसकी बर्थ को सेलिब्रेट करती हैं। सेरेमोनी के दौरान टर्मरिक और गार्लिक की माला बनाई जाती है जो इविल स्पिरिट्स को दूर रखती है। यह एक बहुत स्पेशल मोमेंट होता है सबके लिए। प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है कि वुमन अपनी माँ और सिस्टर्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकती है। ये बहुत नॉस्टैल्जिक और हार्ट वार्मिंग होता है। एक और एशियन वुमन आमरिट विल्सन की बुक में यह बताती है कि बांग्लादेश में जॉइंट फैमिलीज में बच्चे कैसे रहते हैं। बांग्लादेश में छोटे बच्चों को पूरी फैमिली मिलकर संभालती है। सारे बच्चे एक साथ पॉन्ड तालाब पर नहाने जाते हैं और एक डॉटर इन लॉ उन्हें नहा देती है। फिर यंगेस्ट डॉटर इन लॉ उनके लिए खाना बनाती है और कोई और वुमन उन्हें खिलाती है। बच्चे टॉयज के साथ नहीं खेलते बल्कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलते हैं, जैसे मिट्टी, पत्ते और छोटी चीजें। आफ्टरनून में फेरी टेल सुनना उन्हें बहुत पसंद है, जो उनकी फेवरेट आंट सुनाती है। रात को जब उन्हें नींद आती है तो वह अपनी माँ के पास जाकर उनकी गोद में सो जाते हैं। ये रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि कई विमेन को बिग मदर और स्मॉल मदर तक बुलाते हैं। जब टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो सोशल प्रॉब्लम्स हमेशा आती हैं। वेस्टर्न मेडिसिन का इम्पैक्ट ट्रेडिशनल सोसाइटीज के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक है। डॉक्टर्स यानी व्हाइट कोट्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। लोग उनके इंजेक्शंस को मिरेकल, चमत्कार मानते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स को विलेजेस में कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनके पास ड्रग्स एक्सपेंसिव होती हैं, एडवांस्ड इक्विपमेंट नहीं होता और इलेक्ट्रिसिटी की कमी होती है। फॉरेन एड के हॉस्पिटल्स भी कभी कभी गलत रिजल्ट्स देते हैं क्योंकि उनमें रिचुअल्स का शो ऑफ होता है। शीला कित्सिंगर ने एक साउथ अफ्रीकन हॉस्पिटल विजिट किया और यह देखा। डिलीवरी वार्ड में बहुत सारी विमेन अकेली लेबर कर रही थीं। ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स और पंप्स काफी यूज किए जा रहे थे। फ्लोर पर ब्लड काफी था और नर्सेज उन्हें वहां रहने दे रही थीं एज अ ब्लेसिंग ऑफ द अर्थ। नर्सेज एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ बिजी थीं, लेकिन उन्हें लेबरिंग विमेन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वह उन्हें इग्नोर कर रही थी। अगर चाइल्ड बर्थ को एक ब्यूटीफुल और पर्सनल एक्सपीरियंस के बदले एक डिजास्टर बनाया जाए तो चाहे बेबी जिंदा ही क्यों ना हो, वह एक्सपीरियंस मीनिंगफुल नहीं होगा। विमेन अपनी बॉडी और माइंड को ऐसे ब्रूटल प्रोसेसेस के लिए सैक्रिफाइस करना बंद कर देंगी, स्पेशली अगर घर पर उनका बेबी वेलकम करने के लिए और माँ की हिम्मत बढ़ाने के लिए कोई ना हो। पेजेंट कम्युनिटीज मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने में कॉशियस होती हैं। मतलब वह जानती हैं कि चाइल्ड बर्थ में रिस्क होता है, लेकिन वह यह भी जानती हैं कि डेथ से भी बुरी चीजें होती हैं। पॉवर्टी यानी गरीबी ही एक मेजर रीजन है जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को हर जगह फेल होने से रोकती है। कुछ विमेन वार्निंग देना चाहती हैं कि चाइल्ड बर्थ की डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन उनकी आवाज मशीन्स के शोर में दब जाती है। शायद ये बेटर होगा, क्योंकि अगर चाइल्ड बर्थ एक प्राउड और पर्सनल एक्सपीरियंस ना रहे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग सा लगा हो, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, बल्कि ये हम लोगों के रिलेटेबल नहीं है। हाँ, लेकिन लड़कियां कुछ वक्त बाद इस चैप्टर के फीलिंग को जरूर समझ जाएंगी। क्या करें, हम लड़के हैं जनाब। हाँ। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल डिस्कशन ऑन अ चाइल्ड इज बोर्न बाय जर्मेन ग्रीयर। इस ऐसे के जरिए हमने समझा कि चाइल्ड बर्थ सिर्फ एक मेडिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक कल्चरल और इमोशनल एक्सपीरियंस है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स के बीच एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। जर्मेन ग्रीयर का यह काम हमें यह याद दिलाता है कि मदरहुड और चाइल्ड बर्थ यूनिवर्सल तो है, लेकिन हर सोसाइटी का अपना एक यूनिक पर्सपेक्टिव होता है। हर कल्चर अपने तरीके से चाइल्ड बर्थ को सेलिब्रेट करता है और उसका अपना इंपॉर्टेंस होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट्स और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के जमाने में न्यूज सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक पावरफुल टूल है जो लोगों की सोच बनाता है, नैरेटिव्स कंट्रोल करता है और गवर्नमेंट तक को इन्फ्लुएंस करता है। पर सवाल यह है, क्या प्रेस सच में फ्री है? डोरोथी एल सेयर्स अपनी थॉट प्रोवोकिंग ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस में हमें एक रियलिटी दिखाती है कि हम जो न्यूज पढ़ते हैं वो असली ट्रुथ होता भी है या नहीं। वो कहती हैं कि जबकि गवर्नमेंट सेंसरशिप पीस टाइम में मेजर थ्रेट नहीं है, असली डेंजर एडवर्टाइजर्स, मीडिया ऑनर्स और सिस्टमेटिक बायस के हाथ में होता है। वो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे न्यूज को ट्विस्ट किया जाता है, हेडलाइंस को अननेसेसरीली सेंसेशनल बनाया जाता है और फैक्ट्स को डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट किया जाता है। ये ऐसे हमें चैलेंज करता है कि हम जो पढ़ते हैं क्या वो जेन्युइन इंफॉर्मेशन है या सिर्फ किसी हिडन एजेंडा का पार्ट। तो चलिए डाइव करते हैं सेयर्स की शार्प क्रिटिक में और समझते हैं कि मीडिया कैसे ऑपरेट करता है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। हाउ फ्री इज प्रेस। डोरोथी ली सेयर्स 1993 से 1957, एक एसेइस्ट, प्लेराइट,
पोएट और डिटेक्टिव फिक्शन लिखने वाली राइटर थीं। उन्होंने सोमेविल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी। 1915 में सेयर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली वुमेन में से एक थीं। उनके लिखे हुए कुछ फेमस वर्क्स हैं: क्लाउड्स ऑफ विटनेस, अन अनैचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट। उन्होंने ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन को एडिट किया है और इन्फर्नो का एक अच्छा वर्ड्स ट्रांसलेशन भी पब्लिश किया है। इस एस्से कितना फ्री है प्रेस मेन, वह बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करती हैं कि मिस रिपोर्टिंग का क्या नुकसान है और प्रेस के फ्रीडम का गलत इस्तेमाल कैसे होता है। अगर प्रेस फ्री नहीं है तो लोग भी फ्री नहीं हो सकते। यह बात हर फ्री इंसान टेक फॉर ग्रांटेड लेता है, तो इस बात पर हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और फिलहाल हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे कि वॉर के टाइम प्रेस पर क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वॉर के टाइम सब लिबर्टीज को कंट्रोल करना पड़ता है, पर जब शांति वापस आए तो लोगों को एंश्योर करना चाहिए कि फुल फ्रीडम वापस मिल जाए। तब तक यह सोचना व्होलसम होगा कि असल में फ्रीडम होती क्या है और क्या यह वैसे ही डिजायरेबल है जैसे हम समझते हैं। टायरनीज भी एक तरह का फ्रीडम होता है, ऐसा फ्रीडम जिसमें एक आदमी या एक गैंग अपनी मर्जी किसी पर भी थोप सकता है। जब हम प्रेस की फ्रीडम की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक टेक्निकल और रिस्ट्रिक्टेड सेंस में होता है, मतलब सरकार का सेंसरशिप न होना। आम दिनों में ब्रिटिश प्रेस सिंगुलरली फ्री होती है। वह मिनिस्टर्स की पॉलिसीज और उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर को क्रिटिसाइज कर सकती है, फॉरेन डिप्लोमेसी के मामले में इंटरफेयर कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट कर सकती है, सिटीजन्स को इंसाइट कर सकती है, डिसकंटेंट और रिबेलियन क्रिएट कर सकती है, स्कैंडल्स एक्सपोज कर सकती है और ग्रीवेंसेस को फोमेंट कर सकती है। यह प्रेस फ्रीली किसी भी स्टेट सर्वेंट को हैरी और बिलाइबर कर सकती है। कई बार प्रेस एक वेपन बन जाता है जो सरकार पर कोयर्स का काम करता है ताकि वह पब्लिक की मर्जी के अकॉर्डिंग काम करे। तो अब तक यह सब ठीक लगता है। कभी कभी यह फ्रीडम डिजास्टर्स भी हो सकता है। पब्लिक पॉलिसीज में कॉन्ट्राडिक्शंस आ सकती हैं, इमरजेंसी एक्शंस को स्लो डाउन भी कर सकता है, पर ओवरऑल देखा जाए तो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने का काम करता है। ब्रिटिश प्रेस जनरली पीसफुल समय में काफी फ्री है। कोई भी पॉलिटिकल ओपिनियन किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस हो ही जाता है। पर अगर आप ये सोचते हो कि कोई भी न्यूज़पेपर ट्रूली इंडिपेंडेंट होता है या एक फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन होता है, तो आप ग्रेवली मिस्टेकन हो। हर न्यूज़पेपर किसी ना किसी ओवरलॉर्ड से शैकल्ड होता है और उसी तरह यह भी अपने रीडर्स को कंट्रोल करता है। असल में सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन जो पब्लिक ओपिनियन को लगती है वह ऑफिशियल सेंसरशिप नहीं बल्कि अनऑफिशियल सेंसरशिप होती है। यह प्रेस ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि ओपिनियन मैन्युफैक्चर करने के लिए होती है। कोई भी पॉपुलर न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पॉलिसी 2 बड़े फैक्टर्स से कंट्रोल होती है। पहला फैक्टर एडवर्टाइजर्स जो न्यूज़पेपर को पैसा देते हैं। कोई भी बड़ा न्यूज़पेपर ऐसी पब्लिक पॉलिसी सपोर्ट नहीं करेगा जो उसके एडवर्टाइजर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट्स के खिलाफ हो। दूसरा फैक्टर जो न्यूज़पेपर का प्रोप्राइटर होता है, उसकी पर्सनल बायस और पॉलिटिकल एम्बिशंस। अगर कोई बड़ा न्यूज़पेपर मालिक सरकार से कोई पोजीशन लेने में फेल हो जाए तो वह पूरा मीडिया नेटवर्क यूज करके सरकार के खिलाफ विरुलेंट कैंपेन चलाएगा। लोगों को यह नहीं पता होता कि किस तरह एक सिंगल इंसान या एक मीडिया कॉम्बिनेशन पूरे लंदन और प्रोविंशियल न्यूज़पेपर को कंट्रोल करता है। जब ऐसे मल्टीपल न्यूज़पेपर एक ही टॉपिक पर एक जैसे सैवेज और परसिस्टेंट कंडेमनेशन करते हैं तो आम आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है। अगर कोई आदमी एक्सेप्शनली श्रूड, सीनिकल, रेजोल्यूट और इंडिपेंडेंट माइंड का ना हो तो वह इस प्रेशर से बच नहीं सकता। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह आदमी कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उसके डिसीजन पर क्या प्रेशर डाला गया था। सबसे सीरियस और सब्टल कंट्रोल जो प्रेस पर होता है वह इंडिविजुअल न्यूज़पेपर के मालिक से भी बड़ा होता है। यह कंट्रोल इस बात पर बेस्ड होता है कि पब्लिक 2 असम्पशंस पर काम करती है। पब्लिक में इतनी समझ नहीं होती कि वह सच और झूठ का फर्क समझ सके। पब्लिक को यह फर्क पड़ता ही नहीं कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वह सच है या नहीं, बस वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यह दोनों असम्पशंस पब्लिक के लिए इंसल्ट हैं। यह वही सोच है जो लॉर्ड नॉर्थक्लिफ ने ब्रिटिश रीडर्स के बारे में प्राइवेट में कही थी और हिटलर ने जर्मन्स के बारे में पब्लिक में कही थी। दोनों का यह मानना था कि पब्लिक को कुछ भी बिलीव करवाया जा सकता है। आज के समय में एक्यूरेट रिपोर्टिंग जो पहले इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स की पहचान हुआ करती थी वह अब स्लिप शॉर्ड और टेंडेंशियस रिपोर्टिंग में बदल चुकी है। अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी जो यह बताएंगे कि कैसे न्यूज़पेपर्स फैक्ट्स और ओपिनियंस को डिस्टॉर्ट करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि न्यूज़पेपर के हर पेज पर एक फेक और डिस्टॉर्टेड रियलिटी का स्मीयर छोड़ा जाता है। ये डिस्टॉर्शंस सिर्फ बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ तक सीमित नहीं हैं,
बल्कि छोटी डेली गॉसिप तक भी फैल चुकी हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस, फॉल्स एम्फेसिस और सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इस साल 1941 मालवर्न कॉन्फ्रेंस में मैंने एक पेपर पढ़ा जिसमें चर्च और पॉलिटिक्स के बीच के रिलेशन और पायटिज्म और सीजरिज्म के रिस्क्स पर बात की। मेरे 8000 वर्ड्स के पेपर में सिर्फ 250 वर्ड्स इस टॉपिक पर थे कि कैसे सीजरिज्म और मोरालिटी का कनेक्शन एक इश्यू बन सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर्स ने सिर्फ एक वर्ड उठाया, फॉर्निकेशन। न्यूज़पेपर्स ने उस एक वर्ड को सेंसेशनल हेडलाइंस में डाल दिया और ऐसे रिपोर्ट किया जैसे यह पूरे पेपर का मेन टॉपिक हो। गार्बलिंग जब मेरी लेटेस्ट प्ले प्रोड्यूस हो रही थी तब एक न्यूज़पेपर ने मुझसे पूछा कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। मैंने कहा कि मुझे ज्यादा प्लानिंग पसंद नहीं है और मुझे प्लेज लिखना नॉवेल्स लिखने से ज्यादा पसंद है, पर नॉवेल्स ज्यादा पैसा देती हैं और अगर मुझे कोई अच्छा प्ले लिखने का चांस मिले जैसे कि कैंटरबरी फेस्टिवल का कमीशन, तो मैं डेफिनेटली लिखूंगी। लेकिन न्यूज़पेपर ने लिखा, मिस सेयर्स ने कहा कि वह सिर्फ कमीशन पर प्लेज लिखेंगी। मेरे ओरिजिनल वर्ड्स का पूरा मीनिंग ही बदल दिया गया। ब्लैंड परवर्शंस जैसे तरीके जिसमें प्रेस इंटरव्यूअर अपने वर्ड्स बनाकर मुझे कोट कर देता है, ये सब इंटरव्यू को अनरिलायबल बना देते हैं। एक बार मैंने एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू दिया टेलीफोन के जरिए, लेकिन जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें लिखा था, मेरी आंखें मेरे चश्मे के पीछे चमक रही थीं जब मैंने यह बात कही। अब जो इंटरव्यू मैंने टेलीफोन पर दिया था उसमें रिपोर्टर ने मेरी आंखों की चमक देख कैसे ली। मुझे लगा शायद इंटरव्यूअर की अपनी आंखें कोई डबल मैग्नीफाइंग ग्लास माइक्रोस्कोप जैसी होंगी, लेकिन यह कोई नया तरीका नहीं है। न्यूज़पेपर इमेजिनेशन से चीजें लिख देते हैं जो असल में हुई ही नहीं। एक बार एक डेली न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया कि मेरे फ्लैट का एक दिन पहले चोरी हो गया था और जब मैं ऑक्सफोर्ड से वापस आई तब मैंने चोर पकड़ लिया। यह बात सही थी कि चोरी हुई थी, लेकिन न्यूज़पेपर ने हर डिटेल गलत लिखी थी। असल में हुआ यह था, चोरी एक दिन पहले नहीं 3 दिन पहले हुई थी। मैं ऑक्सफोर्ड में नहीं थी बल्कि किंग्स गार्डन पार्टी में थी। मैंने चोर को डिस्टर्ब नहीं किया, शायद न्यूज़पेपर वाले लड़के ने किया होगा। यहां न्यूज़पेपर का इंटेंशन क्लियर था। गलत तारीख लिख दी गई ताकि न्यूज ओल्ड ना लगे और ऑक्सफोर्ड लिख दिया ताकि मेरी सोशल स्टेटस अच्छी लगे। अगर उन्होंने बकिंगहैम पैलेस लिखा होता तो स्टोरी और भी ग्लैमरस लगती। एक बार मुझे एक लीगल केस में बुलाया गया क्योंकि मेरी सर्वेंट ने लाइट का प्रॉपर कवर नहीं किया था। मैंने एक फॉर्मल लेटर भेजा जिसमें लिखा कि मेरी सर्वेंट ने कर्टन्स प्रॉपरली ड्रॉ किए थे, लेकिन कर्टन्स में डिफेक्ट था। लेकिन न्यूज़पेपर ने जो रिपोर्ट लिखी उसमें लिखा, मिस सेयर्स ने कहा कि सर्वेंट कर्टन्स ड्रॉ करना भूल गई थी। यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन असल फैक्ट को उल्टा लिखना पूरी सच्चाई को बदल देता है। और इस गलत रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा नुकसान मेरी सर्वेंट को होगा, लेकिन इससे किसी को फर्क पड़ता है। एक गॉसिप न्यूज़पेपर ने एक दिन बिना मुझसे पूछे यह रिपोर्ट लिख दी कि मिस सेयर्स की 2 फेवरेट हॉबीज हैं, गार्डनिंग और बिल्ली पालना। मुझे नहीं पता लोग मेरी हॉबीज क्यों जानना चाहते हैं, लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो सही लिखना चाहिए। सच यह है कि मुझे गार्डनिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे घर में बिल्ली जरूर है जो किचन में रहती है और चूहे पकड़ने के काम आती है, लेकिन मेरा बिल्लियों से कोई खास लगाव नहीं है। बस कभी कभी कुशन से हटानी पड़ती है और मजबूरी में दरवाजा खोलना पड़ता है। अगर बिल्लियां पालना एक हॉबी है तो फिर मेरी डेली मेड और हैंडीमैन भी मेरी हॉबीज होनी चाहिए। एक बार न्यूज़पेपर ने लिखा कि मिस सेयर्स ने एक स्पीच दी जो 1 घंटे 15 मिनट में 20,000 शब्द की थी। अब बात यह है कि ऐसा शारीरिक रूप से संभव ही नहीं है। मेरा एक्चुअल स्पीच सिर्फ 8,000 वर्ड्स का था, लेकिन रिपोर्टर के हाथ में पूरा स्पीच का टेक्स्ट था, फिर भी उसने फॉल्स रिपोर्ट छापी। अगर रिपोर्टर 8,000 को 20,000 लिख सकता है तो न्यूज़पेपर की रिपोर्टिंग की एक्यूरेसी का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। अगर कोई फॉल्स रिपोर्टिंग हो तो उसके अगेंस्ट लेटर्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का रिएक्शन 3 तरह का हो सकता है। लेटर को इग्नोर कर दिया जाए, लेटर को थोड़ा एडिट करके प्रिंट कर दिया जाए और साथ में एक नोट लिखा जाए कि न्यूज़पेपर जो लिखा था वह एक्यूरेट था। एडिटर प्राइवेटली रिप्लाई भेज दे, लेकिन पब्लिक में करेक्शन ना करे। एक बार एक ओल्ड स्कूल एडिटर ने मुझे रिप्लाई में लिखा, थैंक यू फॉर योर लेटर, हमने यह प्रिंट करना अपनी ड्यूटी समझा। हम अपनी रेप्यूटेशन बैलेंस न्यूज के लिए मेंटेन करना चाहते हैं। ड्यूटी, रेप्यूटेशन बैलेंस्ड, क्या आज भी ये वर्ड्स प्रेस में एग्जिस्ट करते हैं? अगर कोई फॉल्स न्यूज प्रिंट होती है और कोई इंसान उसको करेक्ट करवाना चाहता है तो ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होती है, क्योंकि एक फॉल्स न्यूज एक रात में पूरी दुनिया में फैल सकती है
कई बार ये गलत न्यूज़ एक बड़े सिंडिकेट में शामिल होती है जिसमें मल्टीपल न्यूज़पेपर्स एक साथ उसको प्रिंट करते हैं। अगर कोई न्यूज़पेपर से सच मांगता है तो उनके अगेंस्ट प्रेस का एक अलग रिएक्शन होता है। यह इनडायरेक्ट ब्लैकमेल जैसा काम करता है। बिल्कुल कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं दिया जाता, लेकिन अगर कोई इंसान प्रेस के अगेंस्ट जाने की कोशिश करे तो उसको बहुत सटली बदनाम करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसकी बुक्स और प्लेस की नेगेटिव रिव्यूज लिखी जा सकती हैं या पूरी तरह इग्नोर किया जा सकता है। गॉसिप कॉलम्स में स्नीरिंग एल्यूजन्स आने लगते हैं। ये सटल हिंट्स दिए जाते हैं कि प्रेस किसी की भी रेपुटेशन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इस वजह से ज्यादातर लोग प्रेस के अगेंस्ट कुछ भी ओपनली बोलने से डरते हैं। अगर कोई पब्लिक में स्पीच दे जो प्रेस की मिस रिपोर्टिंग एक्सपोज करती हो तो उसकी बात पब्लिक तक नहीं पहुंचेगी। न्यूज़पेपर उस स्पीच को पूरा प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ एक केयरफुली सिलेक्टेड सेंटेंस को सेंसेशनल हेडलाइन में डाल देगा। अगर कोई भी इंसान प्रेस की गलत पॉलिसीज को रोकने की बात करे तो उसको तुरंत अटैक कर दिया जाता है। एक कंसर्टेड शाउट उठता है, यह प्रेस की फ्रीडम पर अटैक है। नो वंडर कि सिर्फ 3 दिनों के अंदर आर्च बिशप ऑफ यॉर्क और एक सरकारी मिनिस्टर दोनों ने यह फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट दिया, हम प्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसका मतलब यह था कि सरकार भी न्यूज़पेपर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती। जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं हो सकता है वह छोटी बातें लगें, लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि यह छोटी बातें पूरी न्यूज इंडस्ट्री का असली चेहरा दिखाती हैं। यह कोई प्रोपेगेंडा का केस नहीं है, क्योंकि अगर किसी न्यूज में कोई प्रोपेगेंडा हो तो समझदार इंसान उसे पकड़ सकता है, लेकिन अगर न्यूज में केयरलेस रिपोर्टिंग हो तो सच और झूठ का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। आज प्रेस में हर कॉलम में केयरलेस रिपोर्टिंग हो रही है। हर पेज में फेक न्यूज का स्मीयर छोड़ा जा रहा है। प्रेस में सिनिसिज्म और मिसट्रस्ट का माहौल क्रिएट हो रहा है। अगर कोई इंसान छोटी चीजों में बेईमान है तो बड़ी चीजों में भी वह बेईमान होगा। अगर एक छोटी कोर्ट केस की सच्चाई न्यूज़पेपर गलत लिख रहा है तो हम कैसे मान लें कि इंटरनेशनल न्यूज सही होती है? अगर एक नॉवेलिस्ट के वर्ड्स का गलत मतलब निकाल दिया जाए जो पब्लिक के सामने है, तो एक फॉरेन स्टेट्समैन के वर्ड्स का क्या होगा जिसको पब्लिक ने देखा भी नहीं? अगर प्रेस छोटी छोटी न्यूज में फॉल्स एम्फेसिस, गार्बलिंग, इनएक्यूरेट फैक्ट्स और रैंडम इन्वेंशन कर रहा है तो बड़ी न्यूज के केस में क्या हो रहा होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रेस अस्यूम कर लेता है कि लोग इतने स्टूपिड हैं कि उनको सच और झूठ का फर्क ही नहीं पता चलेगा। आज भी कई जर्नलिस्ट्स और एडिटर्स को यह सिचुएशन पसंद नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि न्यूज इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल एडिटर सच लिखना चाहता है उसको बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ता है। जो न्यूज़पेपर सच्चाई लिखने की कोशिश करते हैं उनके लिए सर्कुलेशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। शायद हर कंट्री को वही प्रेस मिलती है जैसा उसके लोग डिजर्व करते हैं, लेकिन अगर रीडर सच में चाहता है कि उसको एक्यूरेट न्यूज मिले तो क्या उसके पास कोई ऑप्शन है? अगर प्रेस उसको सच से दूर रख रही है तो उसके पास सच जानने का क्या तरीका है? क्या वह एंग्री लेटर्स लिख सकता है? क्या वह एक न्यूज़पेपर छोड़कर दूसरे न्यूज़पेपर पर स्विच कर सकता है? क्या इससे कुछ बदलेगा? अगर बहुत सारे लोग प्रेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें तभी कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान के लेटर या ओपिनियन का कोई असर नहीं होगा। प्रेस के पास ज्यादा पैसा और ज्यादा पावर है, तो क्या रीडर फ्री है या नहीं? एक आम आदमी के पास वोट होता है जो उसको सरकार बनाने या गिराने की पावर देता है। उसके पास एमपी होता है जो उससे सवाल कर सकता है और जिसको अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। अगर डेमोक्रेसी में कोई इंसान गवर्नमेंट से सवाल करना चाहे तो वह पार्लियामेंट में क्वेश्चंस रख सकता है, लेकिन प्रेस के केस में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो पब्लिक को पावर दे सके। पब्लिक के पास सिर्फ एक छोटी सी पावर है, हर दिन न्यूज़पेपर खरीदने का डिसीजन। एक पेनी का डिसीजन उसको सिर्फ वह न्यूज देगा जो प्रेस चाहती है कि वह देखे, और जब क्राइसिस का टाइम आता है तभी न्यूज़पेपर्स कहते हैं लोगों को सच जानने दो। लेकिन शायद सच्चाई सिर्फ तभी इन्वोक होती है जब और कोई ऑप्शन नहीं बचता। यह पूरा ऐसे बताता है कि मॉडर्न प्रेस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है। आज प्रेस टेक्निकली फ्री है, लेकिन असल में सिर्फ वही रिपोर्ट करता है जो उसके एडवर्टाइजर्स और ओनर्स चाहते हैं। पब्लिक को सच या झूठ का फर्क समझना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि न्यूज जानबूझकर फॉल्स एम्फेसिस और डिस्टॉर्शन के साथ लिखी जा रही है। अगर हम मीडिया पर ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वो स्मॉल न्यूज को भी करेक्टली रिपोर्ट करे, तो फिर ग्लोबल अफेयर्स पर कैसे भरोसा करें? डोरोथी एल सेयर्स हमें एक हार्श रियलिटी से इंट्रोड्यूस कराती है कि प्रेस टेक्निकली फ्री है, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ वही पब्लिश करता है जो उसके ऑनर्स और एडवर्टाइजर्स अलाउ करते हैं। न्यूज इंडस्ट्री इतनी पावरफुल है कि ये डिसाइड कर सकती है कि पब्लिक क्या देखे और क्या नहीं। अब सवाल ये है, हम क्या कर सकते हैं?
सबसे जरूरी है कि हम हर न्यूज को क्रिटिकली एनालाइज करें, अलग अलग सोर्सेज से वेरीफाई करें और अपनी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करें। क्योंकि सवाल सिर्फ हाउ फ्री इज द प्रेस का नहीं है, बल्कि अगर ट्रूथ हमसे हिडन है तो क्या हम सच में फ्री हैं। थिंक क्रिटिकली, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड डिमांड अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज अ ट्रूली फ्री प्रेस इज द फाउंडेशन ऑफ अ ट्रूली फ्री सोसाइटी। तो चलिए लेजेसी लर्नर्स के साथ मिलकर सच्चाई की मांग करते हैं। उम्मीद है आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर सिर्फ एक क्विक रिकॉल के लिए बनाया गया है। अगर आप इस चैप्टर को पहली बार स्टडी कर रहे हो तो हो सकता है आप बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ना जान सको, हाँ, लेकिन एक आइडिया जरूर हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है, इस स्टोरीज में क्या बताया गया है। आज हम इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज किताब के बारे में बात करेंगे, जो पर्ल साइडेनस्ट्रिकर बक द्वारा लिखी गई है। इस चैप्टर में पर्ल एस बक, जो एक अमेरिकन राइटर हैं और जिनका ज्यादा समय चाइना में बीता, उन्होंने ने अपनी इंडिया के बारे में अपनी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन किए हैं। इस चैप्टर के जरिए हम पर्ल एस बक की नजरों से इंडिया को देखेंगे, जिसमें वो इंडिया के कल्चर, प्रॉब्लम्स और इन्फ्लुएंस के बारे में बताती हैं। इस चैप्टर में पर्ल एस बक ने इंडिया के लोगों और उनकी जिंदगी के संघर्षों को बहुत अच्छे से समझाया है। पर्ल एस बक एक अमेरिकन राइटर थी जो अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा चाइना में रही थी। उनके पेरेंट्स मिशनरीज थे जो लोगों की मदद करते थे और अपने रिलीजियस बिलीफ्स को दूसरे देशों में फैलाते थे। उन्होंने अपनी काफी जिंदगी चाइना में बिताई, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया और दूसरे देशों के बारे में भी लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनकी राइटिंग काफी सिंपल और समझने में आसान थी, जो सभी लोग समझ सकें। उन्होंने अपनी बुक मेरे कई दुनिया में अपनी जिंदगी के सफर को बताया है, और उस बुक का एक चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, जिसमें उन्होंने इंडिया की कहानी को अपनी नजर से देखा। इस चैप्टर में वह अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हैं कि कैसे उन्होंने इंडिया के लोगों को समझा और उनके दर्द को महसूस किया। पर्ल एस बक का कहना था कि इंडिया उनके लाइफ का एक हिस्सा था, लेकिन उन्होंने खुद इंडिया को कभी नहीं देखा था। उनके फैमिली डॉक्टर, जो एक इंडियन थे, उन्होंने उन्हें इंडिया के बारे में काफी कहानियां सुनाई थीं जब वह छोटी थी। उन्होंने कहा कि इंडिया की ये कहानियां उनके सपनों का हिस्सा बन गई थीं और इसलिए उन्होंने इंडिया के बारे में और जाना और जहां तक हो सके पढ़ाई की थी। उनके फादर ने उन्हें बुद्धिज्म और लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में सिखाया था और इस तरह उन्हें इंडिया के कल्चर और धार्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानकारी मिली थी। इंडिया में जो रंग हैं वो काफी डिफरेंट और यूनिक होते हैं, जैसे हर जगह का अपना रंग होता है। कश्मीर में, जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, लोग काफी अलग दिखते हैं। उनके स्किन कलर काफी लाइट होता है और ब्लू आईज और रेडिश हेयर भी होता है। उन्होंने कहा कि उनके एक इंडियन दोस्त की शादी कश्मीर के लड़के से हुई थी और उसकी आंखें ग्रीन थीं, जो कि कश्मीर के लोगों में कॉमन होता है। कश्मीरी लोगों की स्किन को वह क्रीम कलर जैसे डिस्क्राइब करती हैं और उनके चेहरे भी ग्रीक स्कल्पचर्स की तरह ब्यूटीफुल लगते हैं। फिर भी सभी इंडियंस एक ही रेस के होते हैं, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो। ये बताना था कि इंडिया के लोगों की डाइवर्सिटी कैसी है। इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में था। साउथ अफ्रीका में इंडियंस एक तीसरी ग्रुप के रूप में है, जो कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में आता है। उन्होंने कहा कि इंडियंस हर जगह अपना नाम बना रहे थे, चाहे वह चाइना में हो या साउथ अफ्रीका में। इंडियंस के पास अपने लाइफ में जो पैशन होता है वह उन्हें मेमोरेबल, मतलब यादगार बनाता है। पर्ल एस बक इंडिया में सिर्फ ताज महल देखने नहीं आई थी। उनका गोल था कि वह दो तरह के लोगों से मिल सकें। यंग इंटेलेक्चुअल्स जो सिटीज में रहकर अपनी आजादी के लिए काम कर रहे थे, गरीब और सड़क पर जीने वाले लोग जो इंडिया के छोटे गांव में रहते थे। उन्होंने कहा कि वह इन दोनों ग्रुप्स के थॉट्स और आइडियाज समझना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि ये यंग लोग क्या सोच रहे थे और गांव के लोग किस तरह जी रहे थे। इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स और यंग लीडर्स का प्लान था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो इंडिया उसका फायदा उठाएगा और ब्रिटिश को फोर्स करेगा कि वो इंडिया को आजादी दे दे। उन्होंने सोचा था कि वो रिबेलियन करेंगे और ब्रिटिश को अपनी पावर दिखाएंगे। इंडियंस को पता चला कि उन्हें अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करना था,
इंग्लैंड को चूज करें या फिर जर्मनी और जापान को, जो एक्सिस पावर्स के नाम से जाने जाते थे। इंडियंस ने सोचा कि एक्सिस पावर्स का सपोर्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई कंटिन्यू रखी। इंग्लैंड को समझ आया कि इंडिया को आजादी देना होगा, और फिर इंडिया को आजादी मिल गई बिना कोई ब्लडशेड के। उन्होंने कहा कि गांधी जी की लीडरशिप और पीसफुल प्रोटेस्ट से इंडिया को आजादी मिल गई। जब पर्ल एस बक ने इंडिया के गांव देखे, उन्होंने पॉवर्टी यानी गरीबी को बहुत ज्यादा और डिस्टर्बिंग देखा। गांव के बच्चे बहुत पतले और भूरे चेहरे वाले थे और उनकी आंखों में सैडनेस थी। उन्होंने कहा कि यह देखकर पर्ल एस बक को बहुत बुरा लगा कि 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद भी इंडिया में इतना गरीबी थी। ब्रिटिश रूल ने इंडियंस को काफी वीक बना दिया था और इसीलिए उन्होंने खुद अपने लिए काम करना बंद कर दिया था। इंडियंस को लगता था कि जो भी हो रहा है वो ब्रिटिश के वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियंस की जिंदगी में खुद की मदद करने की हिम्मत नहीं थी। इंडिया में बड़े लीडर वो होते हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़कर अपने देश और लोगों के लिए काम करते हैं। गांधी जी को उनके सैक्रिफाइस और पीसफुल लीडरशिप की वजह से सबसे बड़ा लीडर माना गया। पर्ल एस बक एक इंडियन गांव गई, जहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो पैरालाइज्ड था, सबके लिए सबसे वाइज लीडर था। वह केज में रहता था अपने हेल्थ के बावजूद, और सब लोग उससे मदद लेने आते थे। इंडियंस अपने लीडर्स का इज्जत करते हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं अपने देश के लिए। इसलिए गांधी जी को अपने सैक्रिफाइस की वजह से इंडिया का लीडर माना गया। इंडियन खाना सिंपल होता है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, लेकिन वह काफी टेस्टी होता है। खाना खाने से पहले सब लोग अपने हाथ धोते हैं और वह बनाना लीव्स पे खाते हैं, जो एक क्लीन और इको फ्रेंडली मेथड है। उन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर में खाने को इज्जत दी जाती है और सब लोग अपनी क्लीनलीनेस को बहुत महत्व देते हैं। रिलीजन और प्रेयर काफी जरूरी होते हैं इंडिया में, और लोग अपनी रिलीजन के हिसाब से अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। प्रेयर एक पर्सनल और पीसफुल एक्सपीरियंस होता है जिसमें लोग अपनी फेथ को एक्सप्रेस करते हैं। इंडिया ने दुनिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। अगर किसी को आजादी चाहिए तो वो अपनी फेथ और डेडिकेशन के साथ उसे पा सकता है। इंडिया का पीसफुल इंडिपेंडेंस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अ मैरिज प्रपोजल, ऑथर एंटोन चेखोव। अ मैरिज प्रपोजल एक फनी और केओटिक कहानी है जिसमें एक आदमी आइवन वसिलिएविच लोमोव अपनी दोस्त नटालिया स्टेपनोवना को शादी के लिए प्रपोज करता है। लेकिन यह प्रपोजल एक सीरीज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फनी सिचुएशंस के चक्कर में फंस जाता है। हर चीज इतनी ऑकवर्ड और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि शादी का प्रपोजल आर्ग्यूमेंट्स और कंफ्यूजन में बदल जाता है। यह प्ले चेखोव के ह्यूमर और सैटायर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मेन कैरेक्टर्स आइवन वसिलिएविच लोमोव, एक 35 साल का आदमी जो थोड़ा नर्वस है, और हाइपोकॉन्ड्रियक जो अपनी हेल्थ को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। वह नटालिया से शादी करना चाहता है, लेकिन अपनी हेल्थ और सेल्फ डाउट के चक्कर में प्रपोजल के टाइम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। स्टेपन स्टेपानोविच चुबुकोव, नटालिया का फादर, एक ओल्ड फैशन्ड और ओवर एक्साइटेड आदमी जो अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत खुश है। स्टेपान को लोमोव का प्रपोजल एक खुशखबरी लगता है, लेकिन वह लोमोव के हेल्थ इश्यूज और एंग्जाइटी को समझ नहीं पाता। नाटालिया स्टेपानोवना, स्टेपान की बेटी, एक स्ट्रॉन्ग विल्ड और पैशनेट लड़की जो अपने डॉग्स और फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर काफी पॉसेसिव है। वह लोमोव के प्रपोजल को सीरियसली नहीं लेती और हर छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देती है। सीन की शुरुआत होती है जब इवन वसिलिएविच लोमोव स्टेपान स्टेपानोविच चुबुकोव के घर आता है। लोमोव का मकसद है स्टेपान की बेटी नटालिया से शादी के लिए प्रपोजल देना, लेकिन वह बहुत नर्वस है। जब लोमोव चुबुकोव के घर आता है तो वह अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जिक्र करना शुरू कर देता है। लोमोव कहते हैं कि उसका दिल तेज धड़कता है और फुट नम हो गया है। स्टेपान को यह सब भी पूरी तरह से समझ नहीं आता। स्टेपान को लगता है कि लोमोव ओवर रिएक्ट कर रहा है और अपनी हेल्थ इश्यूज को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान ले रहा है। स्टेपन को लगता है कि लोमोव का यह व्यवहार सिर्फ ध्यान की तलाश है और वह कुछ समझदारी से प्रस्ताव देना चाह रहा है, पर बातें बहुत जटिल हो जाती हैं। लोमोव ने अभी तक प्रस्ताव करने का सोचा नहीं है। वह अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अपनी बात को समझाने लगते हैं, पर वह ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है और प्रपोजल से दूर भाग रहा है। लोमोव कहते हैं कि नटालिया की शादी का प्रपोजल करना उसके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वह अपनी बात को डायरेक्टली नहीं कह पाता।
लोमॉफ पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं और अपनी ऑक्स मेडोज का जिक्र करते हैं। ऑक्स मेडोज को लेकर वह स्टेपान को समझाने की कोशिश करता है कि वह उसका जमीन का हिस्सा है। स्टेपान को लगता है कि लोमॉफ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, पर यह प्रपोजल का पार्ट नहीं है। स्टेपान बहुत एक्साइटेड हो जाता है और लोमॉफ के हेल्थ को इग्नोर करते हुए उसको प्रपोजल का जवाब देने की बात करते हैं, लेकिन लोमॉफ की अप्रोच थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। यह बात डायरेक्ट प्रपोजल के बजाय एक आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। अब दोनों ऑक्स मेडोज को लेकर लड़ाई करते हैं। लोमॉफ कहता है कि यह जमीन उसकी फैमिली की है और स्टीफन के ग्रैंडफादर के पहले यह उनको दिया गया था। स्टीफन का कहना है कि यह लैंड उसका है और वह लोमॉफ के डॉक्यूमेंट्स को गलत समझता है। यह लैंड आर्ग्यूमेंट अपनी जगह बढ़ता जाता है और दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाती है। लोमॉफ अपने आंट्स ग्रैंडमदर के पेपर्स दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेपान को सब समझ नहीं आता और वह लोमॉफ की बात को इग्नोर करते हुए अपनी बात रखना चाहता है। प्रपोजल का मेन पॉइंट बिल्कुल भूल जाता है और दोनों जमीन के इशू पे इतने बढ़ जाते हैं कि कुछ समझदारी नहीं बनती। लोमॉफ का नेक्स्ट मूव होता है अपने डॉग गेस को डिफेंड करना। लोमॉफ गेस को लीप के मुकाबले बेहतर समझता है। नटालिया अपने लीप को बेहतर समझती है और दोनों के बीच डॉग आर्ग्यूमेंट फिर से बढ़ जाता है। लोमॉफ अपने कुत्ते की क्वालिटीज को समझाने की कोशिश करता है, गेस को स्ट्रांग और हेल्थी बताता है, लेकिन नटालिया लीप को सुपीरियर समझती है। यह आर्ग्यूमेंट किसी चीज पर नहीं रुकता और स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। लोमॉफ को गुस्सा आता है, वह अपने हेल्थ को लेकर स्ट्रेस में आ जाता है और फेंट हो जाता है। यह मोमेंट हिलेरियस हो जाता है क्योंकि लोमॉफ अपने पैल्पिटेशंस को एग्जैजरेट करते हुए फेंट हो जाता है। स्टेपन को लगता है कि लोमॉफ ड्रामा कर रहा है। अब नटेलिया को लगता है कि लोमॉफ सच में मर गया है और वह स्क्रीमिंग शुरू कर देती है। स्टेपान भी कंफ्यूज हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। वह लंबा टेंशन में चला जाता है और अपने आप को मारने तक की बातें करने लगता है। लोमॉफ फेंट हो जाता है, लेकिन फिर रिवाइव हो जाता है। वह थोड़ा पानी पीता है और फिर वह बताता है कि आई एम स्टिल अलाइव। स्टेपान को शॉकिंग सरप्राइज होता है और वह प्रपोज करने का वक्त समझता है। शादी की बात आगे बढ़ती है, लेकिन लोमॉफ और नटेलिया के बीच अभी भी आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है। लोमॉफ अपने कुत्ते गेस को लीप से बेटर बताता है और नटेलिया अपने कुत्ते को सुपीरियर समझती है। स्टेपान शैंपेन लाता है शादी सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन लोमॉफ और नटेलिया का आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रहता है। प्रपोजल हो जाता है, लेकिन लोमॉफ और नटेलिया की शादी के बाद भी दोनों अपने डॉग्स को लेकर लड़ रहे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, यह था हमारा एक शॉर्ट रिव्यू रेनबो बुक के सभी प्रोज चैप्टर्स का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल लेगेसी लर्नर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरैक्टिव और विजुअल लर्निंग वीडियो मिल सके। अपनी पढ़ाई में फोकस और क्रिएटिविटी बनाए रखें और हमारे साथ सीखते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।